मैं प्राइस क्यों कम कर पाया? बिकॉज मेरे पास मनी अवेलेबल है, मुझे टेंशन नहीं है कि थोड़े दिन अगर मैं कम पैसा भी कमाऊंगा तो भी मेरा बिजनेस अच्छे से चलता रहेगा, बिकॉज आई हैव द एडिक्वेट फंड्स। एटलीस्ट जितना पैसा इन्वेस्ट करा था वो इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, यानी कि हमें कुछ कमाई तो हुई नहीं, साथ में जो पैसा इन्वेस्ट करा था वो भी लूज हो जाएगा। लेकिन वहां पे फर्क पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर का, वो उनको चिढ़ाएगा, खराब टाइम था, तुम मजे ले रहे थे, आज देखो 1 साल का प्रॉफिट ही इतना हो गया कि पिछला सारा हिसाब पूरा हो गया। इस पैसों को आप जैसे भी यूज करो, कोई गाली देने वाला नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं विपुल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिजनेस स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पर अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक एलिमेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी, दैट इज मनी। आज के टाइम पर मनी इज अ लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। आपको पता है कि विदाउट मनी बिजनेस करना बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है, और मनी को समझना कि भाई पैसे को कहां से हम लोग रेज करें, पैसा कहां से हम लोग अरेंज करें, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें ताकि हमारे बिजनेस के लिए वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि एक बिजनेस किस किस जगह से, यानी कितने कितने सोर्सेस से पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है अपने बिजनेस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब पैसा, मनी। आप चाहें वो पैसा एक ओनर अपने पास से लेकर बिजनेस के अंदर जा सकता है, या फिर उधार पे लेकर भी पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कराया जा सकता है। तो जो पैसा होता है, जो फाइनेंस होता है, बिजनेस फाइनेंस होता है, वो बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट कराया जाता है वो 2 तरीके का होगा। या तो ओनर का खुद का पैसा होगा कि भाई मैं अपनी सेविंग्स में से पैसा लेकर गया और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, या फिर वो पैसा जो कि बिजनेस के अंदर उधार लिया जाता है, यानी कि बिजनेस मनी जो लेगा वो क्रेडिट पे लेगा, उधार लेगा और देन उसको बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा जाएगा। तो business finance refers to the capital funds or the credit funds invested in the business. Financing means making money available when it is needed. तो देखो, business finance एक अलग कॉन्सेप्ट है और फाइनेंसिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर बोला गया वो पैसा, मतलब कौन सा पैसा सर? कैपिटल फंड्स। कैपिटल फंड्स का मतलब हो गया ओनर्स फंड, यानी कि ओनर का खुद का पैसा, ओनर ने खुद से पैसा अरेंज करा, अपने पास से पैसा अरेंज करा और जाकर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। क्रेडिट फंड्स का मतलब हो गया सर उधार का पैसा, यानी कि बिजनेस ने पैसा उधार लिया, बिजनेस ने पैसा उधार लिया और जाकर बिजनेस के अंदर और इन्वेस्ट कर लिया। तो या तो उधार का पैसा हो सकता है या ओनर का अपना खुद का पैसा भी हो सकता है, जो कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा जाता है। और लास्ट में एक टर्म आया, दैट इज फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया? आपने वर्ड सुना होगा फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंसिंग का मतलब हो गया कि सर बिजनेस के अंदर मनी को अवेलेबल करवाना व्हेन एवर इट इज नीडेड। तो अगर मान के चलो ओनर बिजनेस में पैसे लेकर आ रहा है, इट इज कॉल्ड द फाइनेंसिंग, क्योंकि बिजनेस में पैसे अवेलेबल करवाए गए जब भी बिजनेस को जरूरत थी। शेयर इशू करे जा रहे हैं, फाइनेंसिंग। डिबेंचर इशू करे जा रहे हैं, फाइनेंसिंग। बैंक से लोन लिया जा रहा है, फाइनेंसिंग। या किसी और तरीके से बिजनेस के अंदर पैसा अवेलेबल करवाया जा रहा है, इट इज फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया? मेकिंग मनी अवेलेबल एट द राइट टाइम और वेन एवर इट इज नीडेड। तो आपको बिजनेस फाइनेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि भाई बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले, जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी आपको फिक्स असेट प्रोक्योर करने में, एंड ऑल्सो फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। तो अगर आप कोई भी बिजनेस आज के टाइम पे स्टार्ट करते हो तो 2 चीजों के लिए जरूरत पड़ेगी। पहला भाई फिक्स असेट, यानी कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मशीनरी परचेस करने के लिए नीड पड़ेगी, आपको लैंड खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी, आपको बिल्डिंग खरीदने के लिए जरूरत पड़ेगी। बात आई समझ में? क्योंकि ये चीजें जरूरी होती है ना बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पर। तो आपको फिक्स असेट एक्वायर करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, और साथ में जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे इनके लिए भी जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे खर्चों के लिए भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि कुछ खर्चे ऐसे जो कि एक बार मोटे होंगे, एक बार खर्चे करे जाएंगे, और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो डे टू डे बेसिस पर होंगे जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तब। सेकंड, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंदी। जब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी है, यानी कि आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो और रॉ मटेरियल
को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में, देन उसे बिकने में और डेटर से पैसा आने में। जैसे आप लोगों को पता है, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो, रॉ मटेरियल जो आपका कन्वर्ट होता है वो आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। फिनिश गुड्स को फिर उसके बाद बेचा जाता है, और बेचने के बाद हम क्या करते हैं, मनी को रिकवर करते हैं। मनी रिकवरी मतलब बेसिकली डेटर से पैसा हम लोग वापस लेते हैं कि भाई डेटर को 3 महीने की उधारी पे दिया। अगर ये पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा है, रॉ मटेरियल्स खरीदने से लेकर बेचने तक और पैसा डेटर से मिलने तक, अगर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा है तो आपको उतना ही ज्यादा मनी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पैसा उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा पर्टिकुलर प्रोसेस में। अगर ये 1 महीने को है तो आपको कम पैसे की जरूरत है, लेकिन वहीं पर अगर ये 6 मंथ्स को है तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इन दैट केस आपका लगता है वर्किंग कैपिटल। आपका क्या लगता है बच्चों? वर्किंग कैपिटल लगता है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल जो कि बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस देखता है। तो जितना लंबा, क्योंकि देखो जितना लंबा आपको टाइम लगेगा आपको पैसा वापस मिलने में, उस गुड्स को बिककर पैसा वापस मिलने में, उतने लंबे समय तक आपको अपनी जेब से बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डेट्स वाई जो पैसा डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करोगे वही आपका वर्किंग कैपिटल होगा। जब जैसे ही डेटर से पैसा वापस आ जाएगा, अब आप जो पैसा मिला उस पैसे को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते चले जाओगे, फिर वो साइकिल बन जाती है। तो जितना लंबा आपका प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। थर्ड है, अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशंस को इंक्रीज करना है, तो अभी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फिक्स असेट के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए होती है। फिक्स असेट के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है दैट इज अ फिक्स कैपिटल, जो कि एक बार बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दी, अब आप उसे नहीं निकाल सकते, ठीक है, मतलब परमानेंटली आपने इन्वेस्ट कर दी। और फिर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो चाहिए होती है दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है बिजनेस के प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर। जितना लंबा प्रोडक्शन प्रोसेस उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, जितना कम प्रोडक्शन प्रोसेस उतना कम वर्किंग कैपिटल। साथ में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब बिजनेस को एक्सपेंड करा जाता है, ग्रो करा जाता है, क्योंकि उस जगह पर आपको एडिशनल फिक्स एसेट चाहिए होंगे, एडिशनल मशीनरी, एडिशनल लैंड, एडिशनल बिल्डिंग, एडिशनल प्लांट चाहिए होगा। तो उस जगह पर आपको एडिशनल फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिक्स कैपिटल इज यूज फॉर द फिक्स एसेट एंड वर्किंग कैपिटल इज यूज फॉर मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं, एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द बिजनेस कंसर्न। अगर आपके पास एक एडिक्वेट फाइनेंस है, यानी कि एक पैसा है, एडिक्वेट मनी है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, तो आपके बिजनेस के लिए वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो हर बिजनेसमैन के लिए ये एक मुद्दा रहता है कि भाई हाँ, अपने पास हमेशा इतना पैसा रखो कि हमारे ऑपरेशंस में कभी भी रुकावट ना आए, और सफिशिएंट अमाउंट पे मनी होने पर बिजनेस के अंदर बिजनेस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के फायदे भी ले पाता है। जैसे द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम। फर्म अपनी लायबिलिटीज को टाइम से चुका पाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट टाइम से कर पाएगा, ईएमआई टाइम से पे कर पाएगा, क्रेडिटर्स का पैसा टाइम से पे कर पाएगा, लोन टाइम से रिपे कर पाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होगी, ताकि उसको फ्यूचर में पैसा रेस करने में और आसानी हो। सेकंड, द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। ये तो पता ही है आपको कि भाई अच्छा पैसा अगर आपके पास है तो आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा, आप टाइमली पेमेंट कर पाओगे, आप टाइमली जब भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी आप रॉ मटेरियल परचेस कर पाओगे, सैलरी को टाइम से दे पाओगे, तो कभी भी बिजनेस के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आएगी, आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा। थर्ड, द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड ऑफ द प्रोडक्शन। आप अपने प्रोडक्शन के मेथड को टाइमली चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आपने मार्केट में जाकर देखा कि भाई अभी प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज हो चुका है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से आपका कॉस्ट कम हो जाएगा और आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि आपको डबल बेनिफिट होगा, आपका खर्चा कम हो गया और आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना पड़ेगा, बेसिकली नए फिक्स एसेट को एक्वायर करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा बिना किसी डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के ले सकते हो। तो न्यू इनोवेटिव मेथड्स का यूज कर सकते हो प्रोडक्शन के अंदर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपनी कॉस्ट को कम करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। फोर्थ, द फर्म कैन मेक यूज ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर फर्म के पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, तो फर्म उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का भी अच्छे से यूज कर सकती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं टी शर्ट का काम करता हूं, मैं टी शर्ट बनाता हूं, ठीक है, टी शर्ट का काम मेरा बढ़िया चल रहा है ना, बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि मैंने अपने फाइनेंसिंग इतनी अच्छे से कर रखी है कि मेरे पास एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल रहता है बिजनेस के अंदर।
टी शर्ट बनाते बनाते मेरे को रियलाइज हुआ कि मार्केट के अंदर ऐसी टी शर्ट का ट्रेंड बढ़ रहा है, प्रिंटेड टी शर्ट का ट्रेंड बढ़ रहा है, लोगों को थोड़े से ट्रेंडी डिजाइन चाहिए, डिफरेंट डिजाइन चाहिए, और उसका मार्केट धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। अब मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मुझे दिखी, अगर यहां पर मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडिशनल रॉ मटेरियल परचेस करने में, एडिशनल लेबर को एक्वायर करने में, ताकि मैं एडिशनल प्रोडक्शन कर सकूं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट का। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे पास पैसा है, तो मैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकता हूं। ऑन द अदर साइड, अगर मैंने अपनी फाइनेंसिंग, बिजनेस की फाइनेंसिंग ढंग से नहीं करी होती, फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से नहीं करी होती, तो इन दैट केस मेरे को पहले पैसा अरेंज करना पड़ता है ना, उसमें टाइम लग जाता, लगते लगते पता लगता कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी 3-4 प्लेयर एंटर कर चुके हैं उसके अंदर, अब उनके साथ कॉम्पीट करवाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा अवेलेबल है तो आप जल्दी से जल्दी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते हो, जिससे आपका बिजनेस और ग्रोथ होने के चांसेस ला पाता है। द फर्म कैन फेस कॉम्पिटिशन मोर स्ट्रांगली, और फर्म जो है कॉम्पिटिशन भी अच्छे तरीके से फेस कर पाता है। जैसे आपको पता है कॉम्पिटिशन के अंदर ज्यादातर क्या होता है, प्राइस वॉर होता है। तो एक दूसरे कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, एक दूसरे से कम प्राइस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल, मैं शॉप चला रहा हूं, ठीक है, मेरी अकेली शॉप चल रही है और मैं 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो 200 रुपए का बेच रहा हूं, है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूं। 100 रुपए का जो मेरा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मैं 200 रुपए का बेच रहा हूं, अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अब क्या हुआ कि मेरे बराबर में सेम शॉप ओपन हो गई, जो कि मान के चलो सेम प्रोडक्ट बेचती है, उसने वो आया, उसने 100 रुपए में 150 रुपए का आइटम बेचना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई यार, मेरा कॉम्पिटिटर मेरे जैसा ही गुड्स सस्ते में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग उससे खरीदेंगे। अब उससे कॉम्पीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट को 100 की जगह 200 की जगह 125 का बेचना स्टार्ट कर दिया। तो मैं प्राइस क्यों कम कर पाया, बिकॉज मेरे पास मनी अवेलेबल है, मुझे टेंशन नहीं है कि थोड़े दिन अगर मैं कम पैसा भी कमाऊंगा तो भी मेरा बिजनेस अच्छे से चलता रहेगा, बिकॉज आई हैव द एडिक्वेट फंड्स। तो ये तो हो गया प्राइस वॉर। मैं एडवर्टीजमेंट अच्छे से कर सकता हूँ, एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं सेल्समैन हायर कर सकता हूं। तो अगर मेरे पास पैसा है तो मैं बहुत सारी टेक्निक्स का यूज कर सकता हूं अपने कॉम्पिटिटर को ओवरकम करने के लिए। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स एसेट्स एंड मशीनरी व्हेनेवर नेसेसरी, फर्म अपने एसेट्स एंड मशीनरी को रिप्लेस कर सकता है, पैसा चाहिए होगा जब भी जरूरत पड़ेगी। द फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ द ट्रेड साइकिल, और जब भी मान के चलो ट्रेड साइकिल में डिप्रेशन का पीरियड आता है या रिसेशन का पीरियड आता है, जहां पर डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, सेल्स कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से बिजनेस के आगे प्रॉब्लम ये भी आती है कि बिजनेस अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाता। और ऐसे ही टाइम पे आप लोग देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां 10,000 एम्प्लॉय निकाल रही हैं, 5,000 एम्प्लॉय निकाल रही हैं, किसी कंपनी की वैल्यूएशन जहां पर 24-25 हजार करोड़ थी, आज उसका कोई नामो निशान नहीं बचा। ये हुआ मार्केट में रिसेशन या डिप्रेशन आने की वजह से। ऐसे केस में अगर कंपनी के पास एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल रहेगा तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को निकालती नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है, तो उनकी वो क्या करती रहती है, सैलरी पे करती रहती है। और जैसे ही मार्केट के अंदर दोबारा से बूम आना स्टार्ट होगा, यानी कि डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी, वो कंपनीज दोबारा से अपनी वापस से उसी फाइनेंशियल पोजीशन पर आ जाएंगी। तो वो बीच में रिसेशन का टाइम कितने निकाला, कितने अच्छे से ना, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट फंड्स थे। जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम पे बिजनेसेस के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई, लेकिन कुछ कंपनियां उस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से कर पाई, क्या कर पाई, बहुत अच्छे से पास कर पाई। क्यों? क्योंकि उनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स था। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज नहीं निकाले, उनकी सेल्स कम हुई बट उन्होंने अपने एम्प्लॉयज नहीं निकाले, उन्होंने लॉसेस देखे बट कोई बात नहीं, बिकॉज उनके पास फंड्स था, तो उन्हें कुछ और चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। 2022 से जब मार्केट के अंदर वापस से बूम आना स्टार्ट हुआ, वो कंपनी वापस से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पे वापस आ गई। तो आपके अगर जैसे मार्केट के अंदर कोई आपदा आती भी है तो उस केस में बिजनेसेस खराब होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स रहेगा। तो फंड्स बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अचानक से आने वाली प्रॉब्लम को भी ये टैकल अच्छे से कर सकता है। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस के दो सोर्सेस होते हैं। पहला होता है हमारे पास ओनर्स फंड, ओनर्स फंड मतलब जो कि ओनर खुद पैसा लेकर आता है बिजनेस के अंदर। एंड सेकंड हमारे पास होता है बोरोड फंड्स, जो कि उधार लिया जाता है, जो कि पैसा उधार लिया जाता है। आओ देखते हैं। ओनर्स फंड्स refers to the funds contributed by the owners as well as the accumulated profit of the company. This fund remains with the company and it has no liability to return this fund. For example, equity share, retained earning, etc. देखो ओनर्स फंड के अंदर क्या होता है, ओनर्स फंड इज द फंड जो कि ओनर्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। यानी कि जो पैसा मालिक यानी कि बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा, ओनर ऑफ द बिजनेस ओनर के अंदर इन्वेस्ट करेगा, उस पैसे को बोला जाएगा ओनर्स फंड।
साथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मान के चलो जैसे कंपनी का प्रॉफिट हुआ, कंपनी का प्रॉफिट हुआ 20 लाख रुपए का, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ कितने का, 20 लाख रुपए का। एक अच्छा बिजनेसमैन पूरा का पूरा 20 लाख रुपए बिजनेस से क्या बोलते हैं विड्रॉ नहीं करेगा। मान के चलो इस बिजनेसमैन ने जो विड्रॉ करा प्रॉफिट, वो कितना करा, 8 लाख रुपए विड्रॉ करा और 12 लाख रुपए दोबारा से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर दिया एज अ कैपिटल। यानी कि उसने क्या करा, जो उसका 12 लाख का जो प्रॉफिट बचा हुआ था, उस 12 लाख के प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर दिया। तो बिजनेस के अंदर कैपिटल 12 लाख रुपए से बढ़ गई। दैट इज द केस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कि किसी कंपनी का या किसी बिजनेस का जब प्रॉफिट को आप दोबारा से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर देते हो, वो भी ओनर्स फंड के अंदर ही काउंट होगा। यानी कि वो पैसा जो कि बिजनेस के अंदर ओनर लेकर आ रहा है, साथ ही बिजनेस का प्रॉफिट जो कि दोबारा से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर दिया गया एज अ कैपिटल, वो दोनों के दोनों केसेस इसमें आएंगे, ओनर फंड्स के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स ही बोला जाता है इसको, द अर्निंग्स विच इज रिटेन्ड। तो 12 लाख इज द अर्निंग जो कि हमने बिजनेस के अंदर रिटेन कर ली। ये जो फंड्स होते हैं ये कंपनी के साथ हमेशा रहते हैं और कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती इन फंड्स को वापस करने की। यानी कि बिजनेस के ऊपर या कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। कंपनी के पास कैपिटल है, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट कंपनी दोबारा से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। अब ये जो पैसा है इट इज रिलेटेड टू द ओनर, कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि ये पैसा जो है ओनर को वापस करा जाए। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी उधार ले लेती तो उसके ऊपर हमेशा एक लायबिलिटी रहती कि ये पैसा हमें आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वापस करना है। बट इन केस ऑफ द ओनर्स फंड, कंपनी को ये पैसा वापस नहीं करना, ये कंपनी के लिए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। बात आई समझ में? ओनर्स फंड्स आर द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी। कंपनी इज नॉट नीडेड टू पे बैक दिस मनी। बात आई। फीचर्स क्या है? पहली बात, पहला ही फीचर बोला गया, सोर्स ऑफ द परमानेंट कैपिटल। The owner's funds remain permanently invested in the business. It is not refundable like loan or the borrowed fund. ये हमेशा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट रहेगा, इसको लोन या फिर borrowed fund की तरह वापस नहीं करा जाएगा। A large part of the owner's funds is used for acquiring fixed asset, और ओनर्स फंड का जो ज्यादातर यूज करा जाता है, यानी कि क्यों ओनर फंड की बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, क्योंकि जनरली जो ओनर फंड को यूज करा जाता है वो फिक्स असेट एक्वायर करने में करा जाता है। तो ओनर फंड्स वर्क लाइक अ फिक्स कैपिटल बिजनेस, वो फिक्स्ड कैपिटल की तरह यूज करा जाता है, क्योंकि ओनर्स फंड का जनरली फिक्स असेट एक्वायर करने के लिए यूज करा जाएगा। मशीनरी खरीदनी, ओनर फंड का यूज कर लो, क्योंकि भाई है ना कि मशीनरी खरीदने के लिए फिर हमें लोन नहीं लेना पड़ेगा, है ना। अपना पैसा इस्तेमाल करा, हमने मशीनरी खरीद ली, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, तो वो हमारे पास हमेशा सेफ रहने वाली है, ठीक है। कल को मान के चलो हमने लोन लेके कोई मशीनरी खरीद ली, लोन लेके कोई लैंड खरीद ली, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोन नहीं चुका पा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड को बेचना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ द ओनर फंड ऐसा कभी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारे ऊपर हमने उस चीज के लिए लोन ही नहीं लिया था, समझे। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्पसेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ बिजनेस, और ये फाइनेंस हमेशा अवेलेबल रहेगा पूरे बिजनेस के लाइफ टाइम के लिए। ओनर फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। सेकंड, प्रोविजन ऑफ द रिस्क कैपिटल। द ओनर्स फंड इज आल्सो नोन एज द रिस्क कैपिटल, इसको रिस्क कैपिटल भी बोला जाता है बिजनेस का, एज द रिटर्न ऑन दिस कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। इन केस कंपनी इज इंकरिंग लॉसेस, देन इट इज नॉट कंपल्सरी टू पे एनी रिटर्न और ओनर्स फंड। इफ द लॉस कंटिन्यूज, ओनर मे बी अनेबल टू रिकवर इवन देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। In times of prosperity, high level of return is given on the owner's fund। मतलब बेसिकली क्या बोला गया, देखो बात को ध्यान से समझो। हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, हम गए मान के चलो शेयर मार्केट में, मैंने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे, मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लिए, तो जो पैसा मैंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा वो पैसा कंपनी के लिए एक तरीके से ओनर्स फंड ही है, और मेरे को एक छोटी सी परसेंटेज में ओनरशिप मिल गई। होता क्या है कि जब मान के चलो बिजनेस अगर लॉसेस में होगा, तब बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी नहीं है कि उसको अपने ओनर्स फंड के ऊपर कोई ब्याज देनी है, कोई इंटरेस्ट देनी है, या ओनर्स फंड वापस करने हैं। तो बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी नहीं है कि उसे कोई रिटर्न देना है ओनर को, या कि ओनर को डिविडेंड देना है, कि ओनर को इंटरेस्ट देना है, ऐसी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। बात ही समझ में। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर ये लॉसेस और आगे बढ़ते हैं तो कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि इंसान अपनी कैपिटल को भी लूज कर देता है। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में जाके पैसा लगाते हैं और कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो वी आर द ओनर, वी बिकेम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। हम छोटे से ओनर होंगे बट होंगे तो सही, और जो पैसा हमने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा दैट इज द ओनर्स फंड। बात आई समझ में।
तो कभी कभार जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, वो कंपनी उस अमाउंट पर हमें रिटर्न डिक्लेयर नहीं करती है क्योंकि कंपनी लॉसेस में चल रही है। अगर कभी कभार लॉसेस बहुत लंबे समय तक चलेंगे तो हम लोग अपना शेयर प्राइस भी खो देते हैं, यानी कि हम लोग एटलीस्ट जितना पैसा इन्वेस्ट करा था वो इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, यानी कि हमें कुछ कमाई तो हुई नहीं, साथ में जो पैसा इन्वेस्ट करा था वो भी लूज हो जाएगा इन केस ऑफ द ओनर्स फंड, इन केस ऑफ द ओनर्स फंड्स। लेकिन ऑन द अदर साइड जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि कंपनी आपके साथ प्रॉफिट भी शेयर करेगी, साथ ही साथ कंपनी आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी भी ग्रोथ करके देगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, आपको डिविडेंड भी मिलेंगे, रिटर्न भी मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। तो रिटर्न ऑन ओनर्स फंड्स वेरीज विद द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रिस्की कैपिटल। क्योंकि रिटर्न ऑन द ओनर्स फंड की जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे। आज अपनी साइड से आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करो किसी बिजनेस के अंदर, कोई बिजनेस आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करो, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट पर, उस बिजनेस से आपको कितनी कमाई होगी, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आपका पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर बिजनेस अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कर रहा है तो आपका पैसा बढ़ेगा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो हो सकता है आपको ना तो प्रॉफिट, मतलब ना ही आपको कोई रिटर्न मिले, साथ ही साथ आपका पैसा डूबने के भी चांसेस है। इसी वजह से इसको रिस्की कैपिटल भी बोला जाता है, यानी कि इस कैपिटल के साथ रिस्क है कि ये पैसा आपका डूब सकता है। थर्ड है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, मतलब अगर जैसे मैं एक कंपनी चला रहा हूं और मुझे मार्केट के अंदर शेयर इशू करके पैसा रेस करना है, कंपनियां करती है ना, पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देती है, यानी कि ओनरशिप इशू कर देती है, पब्लिक को बोलती है आओ हमारी कंपनी में ओनर बनो और हमें पैसा दो, तो ओनर मतलब शेयर इशू करके पैसा रेस करती हैं कंपनियां। तो इन दैट केस कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी देनी नहीं होती, यानी कि कोई भी चीज साथ में गिरवी रखने के लिए नहीं है। तो इन केस ऑफ द ओनर्स फंड्स सिक्योरिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मॉर्गेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ है सोर्सेज ऑफ द ओनर्स फंड। ओनर फंड की जो सोर्सेज है वो आपकी एक तो शेयर कैपिटल है, यानी कि इसके अंदर दो शेयर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम लोग इक्विटी शेयर, कि एक तो शेयर इशू करके कंपनी जो है ओनर्स फंड्स को रेज कर सकती है, शेयर इशू करके कंपनी ओनर्स फंड को रेज कर सकती है, ठीक है। तो शेयर दो तरीके के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होता है, दूसरा क्या होता है प्रेफरेंस शेयर होता है। साथ में रिटेन अर्निंग, और कंपनी अपने प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट कर कंपनी के अंदर क्या कर सकती है, कैपिटल इंक्रीज कर सकती है। तो ये तीन तरीके के बेसिकली होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर की फॉर्म में ओनर्स फंड्स आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में ओनर्स फंड्स आ सकता है, और रिटेन अर्निंग की फॉर्म में ओनर्स फंड्स आ सकता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ओनर्स फंड्स क्या है, तो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है कि जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ये जो पैसा है बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा। दूसरा रिस्की कैपिटल है, बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म करा तो आपका कैपिटल का आपको रिटर्न भी मिलेगा, कैपिटल आपकी इंक्रीज भी करेगी। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो हो सकता है आपको कोई रिटर्न ना मिले, और ये भी हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। तीसरा है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके की मॉर्गेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंपनी को अगर ये पैसा रेज करना है मार्केट, तो कंपनी अपने सीधा सीधा शेयर इशू करेगी पब्लिक को, और पब्लिक उन शेयर के बदले में कंपनी को पैसा दे देगी, कंपनी को पैसा दे देगी। कंपनी को उन शेयर की सिक्योरिटी नहीं देने की, भाई कल को शेयर से आपको पैसा नहीं मिला तो आप ये सामान बेचकर ये पैसा आप अपना वापस ले सकते हैं, ऐसा नहीं करेगी। तो शेयर के ऊपर यानी कि ओनर फंड्स के ऊपर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी कंपनी नहीं देती। नेक्स्ट होता है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड मतलब उधार लेना, तो वही बात बोली गई है, बोरोइंग ऑफ द फर्म, इट इंक्लूड्स ऑल द फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन्स, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट, यानी कि उधारी के बेसिस पर, लोन के बेसिस पर, लोन की फॉर्म में जितना भी फंड्स होता है जनरली क्या बोलते हैं वो किस में आते हैं, बोरोड फंड्स के अंदर आते हैं। इनके फीचर्स पढ़ते हैं। पहली बात फिक्स टाइम। देखो जब भी पैसा उधार लिया जाता है, कंपनी भी पैसा उधार लेती है, कंपनी भी लोन्स लेती है, तो जब भी कंपनी उधार पैसा लेगी, तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेगी। उधारी हमेशा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाती है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और वो कंपनी एचडीएफसी बैंक से जाकर लोन ले रही है, तो एचडीएफसी बैंक और एक्स लिमिटेड के बीच में पहले से ये एग्रीमेंट हो जाएगा कि ये लोन जो है 10 साल के लिए दिया जा रहा है, या 12 साल के लिए दिया जा रहा है, या 5 साल के लिए दिया जा रहा है। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन एडवांस कि भाई लोन जो है कितने समय के लिए दिया जा रहा है। द बोरोड फंड इज रेज्ड बाय द बिजनेस फर्म फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि
पहले से डिसाइडेड होगा कि कितने समय के लिए लोन लिया जा रहा है या फिर कितने समय के अंदर ये जो पैसा है कंपनी को वापस करना पड़ेगा बैंक को। लोन जो हो सकते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म जनरली 1 से 3 साल तक के लिए होता है, मीडियम टर्म 3 से 10 साल तक के लिए होता है, लॉन्ग टर्म 10 साल से ज्यादा के लिए होता है। अलग अलग अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। सेकेंड है सिक्योरिटी। जनरली जो लोन कंपनी रेस करती हैं वो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में रेस करती हैं। जैसे कि एग्जांपल सुनो, मान के चलो एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड HDFC बैंक के पास गई कि भाई हमें 1000 करोड़ का लोन चाहिए, हमें 1000 करोड़ का लोन चाहिए। HDFC बोला ठीक है 1000 करोड़ का लोन मिल जाएगा, पर इसके बदले में आपके पास कुछ गिरवी रखने को है, इसके बदले में आपके पास कुछ गिरवी रखने को है। एक्स लिमिटेड बोलेगी हाँ मेरी एक फैक्ट्री है, वो पूरी फैक्ट्री में अपनी गिरवी रख देती हूँ, फैक्ट्री की गिरवी रख देती हूँ जिसकी कीमत आज के टाइम पर 1500 करोड़ रुपए है। 1500 करोड़ है, तो HDFC ने 1500 करोड़ रुपए की जो फैक्ट्री है वो एज अ सिक्योरिटी HDFC बैंक को दी थी। ऑन पेपर होता है, ऐसा नहीं फैक्ट्री अब HDFC बैंक के कंट्रोल में चली जाएगी, नहीं। इसके बदले में HDFC बैंक इसे 1000 करोड़ रुपए का लोन दे देता है और इस लोन के बदले में एक्स लिमिटेड को इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर महीने। ये तो आप लोगों को पता है। अगर कल को एक्स लिमिटेड जो है ये 1000 करोड़ रुपए का लोन वापस नहीं दे पाती, तब HDFC बैंक के पास कंट्रोल पहुंच जाएगा फैक्ट्री का, तो HDFC बैंक उस फैक्ट्री को बेच सकती है और उस फैक्ट्री को बेचकर जो पैसा आएगा उस पैसे से इस लोन को चुका सकती है। उस फैक्ट्री को बेचकर जो पैसा आएगा तो इस लोन को चुका सकती है, यानी कि HDFC बैंक को टेंशन नहीं है। HDFC बैंक बोलेगा जब तक इंटरेस्ट आ रहा है रिपेमेंट कर देगा, बहुत अच्छी बात है। अगर फ्यूचर में ये रिपेमेंट नहीं कर पाया, फ्यूचर में ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाया, तो हम इसकी ये फैक्ट्री बेच देंगे, उससे पैसा आएगा उस पैसे से हिसाब किताब कर देंगे। तो इसे बोलते हैं सिक्योरिटी, यानी कि वो सिक्योरिटी दो कि कल को तुमने पैसा नहीं दिया तो बैंक को लॉस नहीं होना चाहिए। तो जनरली फर्म कैन गेट बोरोड फंड्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ द असेट। तो फर्म क्या है, फर्म पैसा उधार ले पाती है जब बदले में वो कोई असेट गिरवी रखती है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर लोन्स ऑन द डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द असेट, और अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन दिए जाते हैं। थर्ड है रेगुलर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। देखो बोरोड फंड्स में ना हमेशा एक लीगल कंपल्शन होता है, यानी कि लीगली कंपल्सरी है कि आपको हर महीने, हर 3 महीने, यानी कि कंटिन्यूअसली आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। हर महीने करना पड़ेगा, हर 3 महीने में करना पड़ेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन द बोरोड फंड्स। ये लीगली कंपल्सरी है। आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, आपको तब भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा, आपको तब भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप बहाना नहीं बना सकते कि प्रॉफिट नहीं कमाया इंटरेस्ट नहीं दे सकूंगा, नहीं। लॉ बोलता है इंटरेस्ट पे करना ही करना है। अगर आपका बिजनेस लॉसेस में चला गया इन स्पाइट ऑफ डेट, तब भी आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो इंटरेस्ट पेमेंट एक लीगल कंपल्शन है, ये हर केस में करा जाएगा। आप बहाने नहीं लगाए जा सकते, आप बहाने नहीं लगा सकते, ठीक है, बात ही समझ में। द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट इज द लीगल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग। तो कंपनी को इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी को जो पैसा उधार दिया था, तो 1000 करोड़ जो कंपनी ने उधार लिया था, कंपनी के लिए वो पे करना भी लीगल है, लीगली कंपल्शन है, यानी कि भाई हर हालत में वो अमाउंट टाइम से पहले वापस करना है, साथ में उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी टाइमली पे करना है, चाहे कंपनी की अर्निंग्स है नहीं है या लॉसेस में है, ये पेमेंट कंपनी को लीगली कंपल्सरी है भैया पे करना। फोर्थ है कंट्रोल। देखो जब ओनर फंड्स की बात करते हैं तो कंपनी ओनर्स फंड्स के थ्रू जब पैसा रेस करती है तो इक्विटी शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। इन दैट केस शेयर इशू करने का क्या मतलब है कि अब कंपनी अपनी ओनरशिप को ऑफर कर रही है पब्लिक को। कंपनी बोल रही है कि आओ हमारे बिजनेस के अंदर मालिक बनो और हम आपको जितना शेयर दे रहे हैं पर शेयर के हिसाब से मैं पेमेंट करता हूं। जैसे बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये अपना बिजनेस पब्लिक को बेच रहे हैं कि कंपनी ने क्या करा, अपने 10% शेयर जो है पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर पे दे दिए, यानी कि 10% बिजनेस पब्लिक को दे दिया। पब्लिक उसमें से थोड़े थोड़े शेयर खरीद लेगी और उसके हिसाब से पैसा जो है कंपनी को दे देगी। तो कंपनी इस तरीके से शेयर इशू करके जो है पैसा रेस करती है। इन दैट केस कंपनी जो है पब्लिक को मालिक बना रही है अपनी कंपनी के अंदर, ओनरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो इसी वजह से उसको ओनर्स फंड बोला गया कि एक तरीके से पब्लिक ओनर बनकर बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन बोरोड फंड के अंदर ऐसा नहीं होता। बोरोड फंड के अंदर उधार लिया जाता है।
तो उधार हम जिससे लेंगे वो ओनर नहीं बनता कभी भी, वो हमारा एक तरीके से क्रेडिटर है, वो हमारा एक तरीके से लेंडर है। ठीक है, मान के चलो मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, मेरा शूज का बिजनेस चल रहा है बहुत बढ़िया। मैं अपने दोस्त संजय के पास गया और संजय से जाकर बोला तू आ जा और मेरे बिजनेस में 20% खरीद ले। तो संजय मेरे बिजनेस का 20% खरीद लेगा, यानी कि मेरे बिजनेस का 20% संजय के नाम हो गया। तो मैंने उसे ओनर बनाया, तब ओनर बनकर ने संजय ने ओनर बनके ही तो मेरे को कैपिटल दिया। तो मैंने संजय को 20% शेयर्स बेचे और उसने मेरे को 20% शेयर के बदले में कुछ पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड द ओनर्स फंड। तो क्योंकि वहां संजय बना, तो संजय के पास राइट है कि वो भी मेरे बिजनेस के मैनेजमेंट में कंट्रोल कर सकता है, वो भी मेरे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग कर सकता है। संजय ओनर है, संजय के पास बिल्कुल एक राइट है। लेकिन इसी केस में मैं संजय से बोलता कि तू मेरे को 1 करोड़ रुपया उधार दे दे, संजय उधार दे भी देता, लेकिन संजय वो उधार देकर मेरे बिजनेस में कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो उधार देने वाला कभी भी मालिक नहीं बन सकता। द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस में कंट्रोल नहीं ले सकते, वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मालिक नहीं है, उनको शेयर नहीं दिया गया, उनसे बस पैसा उधार लिया गया। हाँ, कल को अगर वो अपना पैसा वापस मांगते हैं टाइम पीरियड पर और कंपनी वो पैसा वापस नहीं कर पाती, तो उनके पास एक राइट होता है कि वो कंपनी के ऊपर लीगल केस कर सकते हैं, कंपनी को सू कर सकते हैं, ये उनके पास एक राइट होता है। सोर्सेज ऑफ द बोरोड फंड्स, बोरोड फंड के सोर्सेज क्या है? डिबेंचर की फॉर्म में पैसा उधार लिया जा सकता है, कमर्शियल बैंक से यानी कि एचडीएफसी, पीएनबी, आईसीआईसीआई ऐसी बैंक से पैसा उधार लिया जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लिया जा सकता है, एचडीबी हो गया, ठीक है, मुथूट हो गया, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ लोन देना होता है, उनसे पैसा लिया जा सकता है। पब्लिक से पैसा उधार लिया जा सकता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक होता है, उससे पैसा उधार लिया सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं पैसा उधार लेने का। ये सारे तरीकों को, ये सारे बेस को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, इन सारे तरीकों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर चलो आपको मैं दिखा देता हूँ सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहला जो हमने सोर्स पढ़ा था दैट इज आवर ओनर्स फंड, ओनर्स फंड्स। सेकंड जो हमने पढ़ा था दैट इज आवर बोरोड फंड्स, उधार का पैसा, बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स के अंदर क्या क्या आता है? डिबेंचर्स आते हैं, ये डिटेल में पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक से लोन लेना आता है, कमर्शियल बैंक से हम लोग लोन ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग लोन ले सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट यानी कि पब्लिक को बोल सकते हैं कि हमें लोन दो। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट हम लोग कर सकते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, इस तरीके से हम लोग लोन ले सकते हैं। ओनर्स फंड्स में 3 तरीके आते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर इशू करके हम लोग पैसा रेज कर सकते हैं, यानी कि हमने पब्लिक को क्या बना दिया, हमने पब्लिक को या किसी पर्सन को अपने अपने बिजनेस के अंदर मालिक बना दिया, हम ऐसे करके उससे पैसा रेज कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। सर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल पढ़ाएंगे सर, आगे बिल्कुल पढ़ाएंगे। प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग ये पढ़ा चुका हूं अभी अभी, कि कोई आपका प्रॉफिट है और आपने उस प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस के अंदर क्या कर दिया, रिटेन कर लिया या फिर री इन्वेस्ट कर दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। ये भी आप कर सकते हो आसानी के साथ। तो ये सारे तरीके हैं, अब इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट्स, दैट पर्टिकुलर पार्ट और यूनिट इज कॉल्ड द शेयर। कंपनी की 10 करोड़ की कैपिटल है और आपने उसे 10-10 रुपए के पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो 10 रुपए का एक पार्ट क्या बोला जाएगा? शेयर बोला जाएगा। और फिर देन उस शेयर को हम लोग क्या कर देते हैं, किसी को बेच देते हैं। तो अगर हम वो शेयर किसी को बेच रहे हैं, तो यानी कि हम अपनी कंपनी की ओनरशिप किसी को दे रहे हैं और बदले में हमें क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा। तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द ओनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो शेयर क्या एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें कंपनी की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। अगर ये नहीं पता हो तो आपको मैंने क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से एक मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है वाईटी के ऊपर, आप देख सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी नाम का
टॉपिक है उसका मैंने अलग से लेक्चर डाला है, तो वहां पर मैंने शेयर को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। आई होप वो लेक्चर आप देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लीजिए, शेयर्स मैंने वहां बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। अ शेयर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ अ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी। और शेयर एक तरीके से ये भी बताता है कि एक शेयर होल्डर का कंपनी में कितना परसेंट ओनरशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं मैं विपुल, मैंने किसी बिजनेस में 1000 शेयर खरीद रखे हैं, 1000 शेयर खरीद रखे हैं, और उस बिजनेस के इन टोटल 10 लाख शेयर हैं, यानी कि उस बिजनेस के इन टोटल 10 लाख शेयर हैं, और मैंने उस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 1000 शेयर खरीद रखा। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गया, यानी कि मेरा इस कंपनी के अंदर 0.1% ओनरशिप है। तो शेयर्स आपको ओनरशिप तो प्रोवाइड करवाता ही है, साथ ही साथ शेयर ये भी बताता है कि एक शेयर होल्डर का बिजनेस के अंदर कितना परसेंट ओनरशिप है, बिजनेस के अंदर कितना इंटरेस्ट है। शेयर दो तरीके के हो सकते हैं, पहला हो सकता है आपका इक्विटी शेयर एंड सेकंड हो सकता है आपका प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है इक्विटी शेयर, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर, अभी चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों हमने देखे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, अब इसको जरा थोड़ा समझते हैं कि शेयर्स हमने सीख लिया क्या है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि भाई इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। अगर मैं आपको बहुत बेसिकली बोलूं तो इक्विटी शेयर जो होते हैं दे आर द रियल ओनर्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल ओनर्स भी होते हैं, ये रियल ओनर्स भी होते हैं, या फिर इनको आप एक्चुअल ओनर्स भी बोल सकते हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स को देखोगे ना, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ हमेशा परसेंटेज लगा हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, और उनकी कोई वैल्यू गिवन होगी आगे, ठीक है, मतलब कुछ भी इनकी वैल्यू गिवन होगी, मान के चलते हैं 50,000। अब इससे 12% का क्या मतलब है, 12% का मतलब होता है रेट ऑफ डिविडेंड, 12% का मतलब होता है रेट ऑफ डिविडेंड, कि यानी कि इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कितना मिलेगा, इन शेयर्स के ऊपर रिटर्न कितने परसेंट का मिलेगा, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, पहले से क्या होता है, फिक्स होता है। अब कंपनी के पास अगर प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो कंपनी को इसी रेट के ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि नहीं इस बार हम परसेंटेज थोड़ा कम कर देते हैं, या प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो परसेंटेज थोड़ा बढ़ा देते हैं, नहीं, प्रॉफिट अवेलेबल अगर है तो कंपनी को इसी परसेंटेज पे जो है अपना डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रॉफिट का शेयर बांटना पड़ेगा शेयर होल्डर के साथ। लेकिन अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करूं, इक्विटी शेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स। अगर हम एक प्रोप्राइटर की हम लोग बात करें जनरली, तो प्रोप्राइटर को तो तभी बिल्कुल साल के एंड में जाके पता चलेगा कि भाई उसके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ और उस प्रॉफिट में से वो कितना प्रॉफिट अपने घर लेके जा सकता है। तो ये जो डिसाइड हुआ वो बिल्कुल साल के एंड में जाके डिसाइड हुआ, जब पूरा साल खत्म हो गया, पूरी जो अकाउंटिंग करी गई उसके बाद जाके उसे पता लगा कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ था। बट सेम एक्जेक्टली जो केस होता है वो इक्विटी शेयर्स के अंदर भी होता है। तो बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, तो जब बिजनेस का पूरा ओवरऑल प्रॉफिट निकल जाता है, जितना इंटरेस्ट पे करना होता है उतना इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल बचेगा तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं और अपने एजीएम में डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉफिट में से कितना परसेंट डिविडेंड डिवाइड करा जाएगा, यानी कि कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है इक्विटी शेयर के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड करा जाता है। यानी कि जो इक्विटी के ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर की तरह प्री डिसाइडेड नहीं होता, उसको हर साल के एंड में एजीएम के अंदर अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी डिसाइड करा जाता है कि इस साल हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट कम होगा कंपनी हो सकता है कम डिविडेंड दे, प्रॉफिट ज्यादा होगा कंपनी हो सकता है ज्यादा डिविडेंड दे, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि डिविडेंड दिया जाएगा। बात है समझ में? तो प्रेफरेंस शेयर पे आप बोल सकते हो कि हाँ यार प्री डिटरमाइंड है कि भाई इतना हमें इस शेयर के ऊपर रिटर्न मिलेगा, बट इक्विटी शेयर के ऊपर ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं कोई भी प्रावधान नहीं है। इक्विटी शेयर का डिविडेंड साल के एंड में जाके पता लगेगा कि भाई इस बार कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करने के मूड में है, वो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, ठीक है। चलो तो ये अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर हम लोग इधर देखें बच्चों, आपका अगर बच्चों हम लोग ये वाला सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं अब डिविडेंड, तो डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है वो डिविडेंड पे करने के बाद जाता है आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल द शेयर,
यानी कि जितने भी इससे पहले प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उन सबको ऑलरेडी डिविडेंड दे चुका होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा होगा उस प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा। और इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं रहता, बट वहीं पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड मिलता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल जाता है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलेगा, उससे पहले सारा इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर दिया जाएगा। तो याद रखना, तो हिरार्की के अंदर सबसे लास्ट कौन आता है सर? सबसे लास्ट आते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर। थर्ड, मैंने जैसा आप लोगों को बोला कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, सॉरी इक्विटी शेयर जो होते हैं वो हमारे रियल ओनर्स होते हैं। तो कंपनी में जो वोटिंग राइट होंगे, यानी कि कोई कंपनी के अंदर डिसीजन लिया जाना है, उस डिसीजन के ऊपर कितने ओनर सहमत है, कितने ओनर सहमत नहीं है, तो वोटिंग जो होती है वो किनके पास रहेगी? वो आपकी इक्विटी शेयर्स के पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास रहेगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, बट हाँ, एक कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट मिल जाता है। कब मिलता है? जब उनको 2 साल तक कंटिन्यूअसली डिविडेंड ना मिले। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भाई, आपको अगर अपनी कंपनी का वोटिंग राइट नहीं देना तो आप कोशिश यही करिए कि उन्हें भाई मैक्सिमम आप 1 साल तक डिविडेंड रोक सकते हैं, आपको कंटिन्यूअसली डिविडेंड देना ही पड़ेगा। फर्स्ट, अगर हम लोग बात करें फेस वैल्यू की, जनरली जो इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू होती है वो कम होती है, अप्रोक्सीमेटली ₹10। लेकिन भाई प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो हाई होती है, अप्रोक्सीमेटली ₹100। तो इनकी फेस वैल्यू में डिफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू ज्यादा होती है, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कम होती है। फोर्थ है अट्रैक्शन। तो देखो, इक्विटी शेयर होल्डर काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर थोड़े कंजर्वेटिव रहेंगे, है ना, कंजर्वेटिव रहेंगे इन द सेंस कि भाई पता है पहले से, है ना, कि इससे इतना % डिविडेंड हमें हर साल मिलने वाला है, तो प्री डिसाइडेड है। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्योरली डिपेंडेंट है अपॉन द पोजीशन ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी अगर नेक्स्ट ईयर ग्रो करेगी तो या तो शेयर की वैल्यू ग्रो कर जाएगी या फिर डिविडेंड अच्छा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब बहुत अच्छा डिविडेंड तक कंपनी ने डिक्लेयर करा। अगर हम थोड़ा पास में जाके देखेंगे, हम बात करते हैं हीरो होंडा की, उसने बहुत अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करा था। एक बार मारुति सुजुकी ने एक बार बहुत अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करा था। आज के टाइम भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो कि अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करती है अपने शेयर्स के ऊपर। तो डिविडेंड बहुत अच्छा दिया जाता है, साथ में वैल्यूएशन के ऊपर भी कंपनियां खेलती हैं। इन जो अच्छी कंपनीज के शेयर्स हैं उनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। जैसे अब मैं अडानी पावर की बात करूंगा तो 2023 मार्च के अंदर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद अडानी पावर बहुत कम हो गया था, अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए 300 रुपए का रह गया था। और आज के टाइम पे आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 800-900 रुपए करीब चल रहा है। तो यानी कि उस टाइम पर जब किसी ने पैसा डाला होगा और कंपनी उसके बाद वापस से रिकवर होना स्टार्ट हुई, तो आज के टाइम पर उस शेयर की वैल्यू 3 गुना हो गई अप्रोक्सीमेटली। अगर आप ऐसे देखोगे तो अगर आपने 1 लाख डाले होंगे तो 3 लाख हो चुके होंगे, किसी ने 10 लाख डाले होंगे तो 30 लाख हो चुके होंगे। तो यहाँ पर जो है रिस्की इन्वेस्टर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके अंदर रिस्क रहता है, बिकॉज दे आर द एक्चुअल ओनर्स ना। तो यहाँ पे बोल्ड और एडवेंचरस इन्वेस्टर्स रहते हैं जो कि रेडी रहते हैं, भाई ठीक है, वी आर रेडी टू टेक द रिस्क। लेकिन वहीं पर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कॉशियस और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहते हैं, भाई जिनका ये मानना है कि नहीं भाई, हम तो सारे डिसीजन सोच समझ के करेंगे, हमें लॉस नहीं झेलना, चाहे प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन हमें लॉस नहीं झेलना। तो ये रहता है। नेक्स्ट होता है रिस्क की बात करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं दे आर द प्राइमरी रिस्क बियरर। बिकॉज क्यों प्राइमरी रिस्क बियरर है? अरे भाई साहब, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, पहला लॉस तो इस बात का। तो कंपनी के पोजीशन के ऊपर, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर इनकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। कंपनी को लॉस हुआ, डिविडेंड नहीं मिलेगा। लॉस होने के बावजूद जो वैल्यू गिरा शेयर का, इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी तुरंत की तुरंत गिर जाएगी। तो यार ये डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस से एसोसिएटेड होते हैं, इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो रिस्क रहता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही रहता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर में रिस्क है उसमें भी रिस्क है, बट इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटिवली काफी कम रिस्क है। डिविडेंड के केस में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है कि वहां तो भाई प्री डिटरमाइंड है कि इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और रिस्क दूसरे तरीके का है उधर। 6 बात करते हैं रिफंड ऑफ कैपिटल। जब कंपनी वाइंड अप होगी, मान के चलो इन फ्यूचर क्या बोलते हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और कंपनी ने डिसाइड करा कि हम अपने ऑपरेशंस बंद कर देते हैं, हम लोग वाइंड अप कर देते हैं ना, कि सारी चीजें खत्म कर देते हैं। तो वाइंडिंग अप के टाइम पर क्या होता है कि एक कंपनीज एक्ट ने एक हिरार्की बना रखी है कि भाई सबसे पहले जो आपको पैसा देना है वो आउटसाइडर्स को देना है। जो आपने जहां से लोन ले रखा है, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, है ना, उन लोगों को पहले पैसा देना है आपको, सबसे पहले पैसा उनका जाएगा। तो जो आउटसाइड लायबिलिटी है आपको उनको पहले चुकाना पड़ेगा।
उसके बाद जो आपके पास पैसा बचा, उस पैसे में से आपको प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देना है। और अगर लास्ट में उसके बावजूद भी कुछ बच गया तो सबसे लास्ट में जो पैसा जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों की बैंड यहां भी बचती है कि भाई अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो इक्विटी शेयर होल्डर को पता है भाई हमारा पैसा तो बहुत मुश्किल से लौट कर आएगा, क्योंकि जितना पैसा भी कंपनी के पास होगा वो पैसा कंपनी के लोन्स वगैरह चुकाने में चला जाएगा, और उसके बाद कुछ बचा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास चला जाएगा। हम लोगों के पास पैसा बहुत, हमें थोड़ा बहुत मिल जाए तो मान के चलना। तो वही है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप शेयर होल्डर्स का पैसा रिफंडेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड। जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करा जाएगा, खाली वाइंडिंग अप पे ही पैसा वापस करा जाता है। तो पैसा जब वापस करा जाएगा तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी, उसके बाद पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का पैसा वापस करा जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों का पैसा वापस करा जाएगा। तो यहां पर भी ये लोग सबसे लास्ट में, तो रिस्क सबसे ज्यादा इन्हीं का है ना। लेकिन वाइंडिंग अप टाइम में वही चीज बोली गई है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को प्रायोरिटी पर रखा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर वालों के ऊपर। क्यों? मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस कर दिया जाता है वाइंडिंग अप पे टाइम पर। रिडेम्पशन की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर आर नेवर रिडीम, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कभी भी वापस नहीं करा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग अप पे टाइम पे वापस करा जाएगा। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस नहीं करा जाएगा। हाँ, प्रेफरेंस में एक ऑप्शन है, वो होता है कि कंपनी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एक एक्सपायरी डेट भी होती है कि 20 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने इशू करा है, और जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का पैसा वापस करना पड़ेगा। तो हाँ सर, इनको रिडीम करा जा सकता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक टाइम भी रहता है, बात ही समझ में कि इतने टाइम में आपका पैसा हम लोग वापस कर देंगे। क्लियर है? तो यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास दो प्रेफरेंसेस हैं। एक प्रेफरेंसेस है आपका क्या बोलते हैं, डिविडेंड को लेकर, कि इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा, और इनको जो रिफंड ऑफ कैपिटल मिलेगा वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा, है ना। जो इनको रिफंड ऑफ कैपिटल मिलेगा वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा एट द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो इनके पास क्या है सर, इनके पास दो प्रेफरेंसेस हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेफरेंशियल राइट है। क्या है इनके पास? प्रेफरेंशियल राइट है। तो दो प्रेफरेंशियल राइट्स की वजह से ही इनका नाम पड़ा सर प्रेफरेंशियल शेयर्स। इनको डिविडेंड भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाएगा, और रिफंड ऑफ कैपिटल भी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दी जाएगी। समझे? तो दो प्रेफरेंसेस हैं इनके पास, दो प्रायोरिटीज हैं इनके पास। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। मैंने पहले ही बोला, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी and do not carry any special or the preferential rights in the payment of the annual dividend or the repayment of the capital। और इनके पास कोई स्पेशल या फिर प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, ना इनको पहले डिविडेंड मिलेगा, ना ही इनको पहले रिफंड ऑफ कैपिटल मिलेगा। ये दोनों राइट प्रेफरेंस शेयर के पास होते हैं, बट दे आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर द एक्चुअल रिस्क टेकर इन द कंपनी। फीचर्स क्या है? पहला है प्राइमरी रिस्क बियरर, एक्चुअल रिस्क बियरर। ठीक है? क्यों है? इन केस द कंपनी सफर्स लॉसेस देन द इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू बियर द लॉसेस। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। पहला लॉस तो ये हो गया। दूसरी बात, लॉस होने की वजह से जो शेयर की वैल्यू डाउन हुई तो वो सीधा सीधा इनके इन्वेस्टमेंट पर दिखाई देगा। दूसरा लॉस इनके लिए ये हो गया। तो कंपनी का लॉस मतलब इनका लॉस। द ड्यू पेमेंट इज गिवन टू द क्रेडिटर बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। और जब कंपनी वाइंड अप होगी, मैंने बोला ना आउटसाइड लायबिलिटीज को पहले चुकाया जाएगा, लोन्स, क्रेडिटर्स वगैरह। तो भाई बाहर वालों को तो जल्दी पैसा मिल जाता है, ये सबसे लास्ट में आएंगे उस लिस्ट के अंदर। सेकंड, क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम मतलब वो इनकम जो कि बचेगी, सारे खर्चे काट कूट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड निकालने के बाद जो सबसे लास्ट में प्रॉफिट बचेगा, टैक्स दे दिया, आउटसाइड लायबिलिटी, इंटरेस्ट वगैरह सब पे करने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा, दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल इनकम। और उनके ऊपर इनका राइट होता है, वो रेसिडुअल इनकम में से इनको डिविडेंड दिया जाता है, वो इनकी इनकम होती है। द इक्विटी शेयर होल्डर है क्लेम। क्लेम किसके ऊपर होता है? लेफ्ट ओवर इनकम के ऊपर कंपनी की। They get share in the income left after satisfying the claim of creditor। क्रेडिटर्स का पैसा देने के बाद, आउटसाइडर का पैसा देने के बाद, प्रेफरेंस होल्डर का पैसा देने के बाद जो भी इनकम बचेगी उनके ऊपर ये क्लेम कर सकते हैं। भाई ये है, अब इसमें से देख लो तुम्हें कितना डिविडेंड चाहिए। ये नेगेटिव नहीं है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार है तो एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बहुत कम पैसा बचेगा। शेयर होल्डर का डिविडेंड बहुत ही कम उन्हें मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है उल्टा इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, मतलब शेयर वैल्यू गिर जाए। दूसरी चीज, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है, तो डिविडेंड मिले ना मिले लेकिन शेयर की वैल्यू बहुत तेज बढ़ जाती है। कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया करा, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से इनका इन्वेस्टमेंट दुगना तिगना हमें देखने को मिलता है। पास में बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स ऐसे हैं, अगर आप जाके गूगल करोगे, फॉर एग्जांपल टाइटन की अगर हम लोग बात करें, हम लोग अडानी की बात करें, हम लोग रिलायंस की बात करें, हम लोग टाटा की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन से अब के टाटा मोटर्स कम से कम 6 से 7 गुना बढ़ चुका, 6 to 7 टाइम्स, 4 साल के अंदर 6 to 7 टाइम शेयर हो चुका है। तो वो दे आर द एक्चुअल रिस्क ओनर ना, तो भैया रिस्क है तो रिस्क है, वो पढ़ा है ना आपने, रिस्क है तो रिस्क है। तो भाई यहाँ जो खेलना जानता है ना, पैसा बनाएगा भी वही। थर्ड है बेसिस फॉर लोन। तो इक्विटी शेयर होल्डर बिकॉज एक इन्वेस्टर के लिए एसेट होता है। मैंने मान के चलो किसी कंपनी के अंदर 10 शेयर भी खरीद रखे या 100 शेयर भी खरीद रखे या 200 शेयर भी खरीद रखे और मेरा पोर्टफोलियो अच्छा खासा है, मैंने 50 कंपनियों के अंदर 200 शेयर खरीद रखे और मेरा पोर्टफोलियो भी करोड़ों में जा रहा है, तो वो मेरे लिए एसेट है। मैं बैंक जा सकता हूं उस पोर्टफोलियो को लेकर और मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जितनी भी होल्डिंग है वो मैं आपके पास गिरवी रख सकता हूं, मुझे इसके बदले में लोन चाहिए। अब आप बोलोगे सर बेच क्यों नहीं देते? अरे भाई बेच दूंगा तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, बात ही समझ में। अब तो सरकार, पहले टैक्स नहीं था, एलटीसीजी पे पहले टैक्स नहीं था, अब टैक्स है 12.5% या 10%, 12.5% का टैक्स है अब, पहले नहीं था। तो टैक्स भरना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनकम होगी, टैक्स भरना पड़ेगा। फिर मुझे पता नहीं ना कि भाई शेयर की वैल्यू फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ गई तो लोन की फैसिलिटी अवेलेबल भी होती है कि आप अपनी, अगर आपकी होल्डिंग अच्छी है तो बैंक मेरे पोर्टफोलियो के एनालिसिस करेगी, वो करेगी कि फ्यूचर प्रॉमिसिंग है या फिर नहीं है मेरा पोर्टफोलियो। फ्यूचर में अगर मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, मेरा पोर्टफोलियो अच्छी कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, तो बैंक मेरे को लोन दे देगी, बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैंक क्यों प्रॉब्लम नहीं है बैंक को? बिकॉज जो मैं उसके पास चीज गिरवी रख रहा हूं वो लिक्विड है भाई, बिल्कुल एक दिन के अंदर अंदर पैसा मेरे खाते में। कि कल को मान के चलो मैं बैंक का लोन नहीं चुका पाता, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बैंक को पता है कि यार ये इंसान अपने शेयर बेच के लोन चुका देगा, और नहीं भी करा तो हम इसके शेयर बेच के लोन चुका देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक लोन ना चुकाने की वजह से एक टाइम के बाद बैंक के पास ये राइट हो जाएगा कि वो मेरे शेयर बेच के अपना लोन चुका कर ले, मतलब बराबर कर लेगी। सिंपल। तो बैंक भी इंटरेस्टेड रहती है ऐसे लोन्स देने में। फोर्थ है कंट्रोल। जिसके पास बच्चों वोटिंग राइट रहेगा उसके पास कंट्रोल भी रहेगा। वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास देखा गया है नॉर्मल केसेस में। तो द इक्विटी शेयर होल्डर हैव द वोटिंग राइट, तो इन्हीं के पास भी कंट्रोल होगा। द इक्विटी शेयर होल्डर कास्ट वोट, ये वोट कास्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए। तो मैंने बोला था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट करे जाते हैं और आगे टॉप मैनेजमेंट अपॉइंट करा जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट कौन करता है? सर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर का इनडायरेक्ट कंट्रोल भी रहता है कंपनी के ऊपर, कि जैसे वो चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, और उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा कंपनी के ऊपर। समझे? तो इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है कंपनी के ऊपर, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर का इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है कंपनी के ऊपर, कि ये अपने मन के बंदे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कंपनी चलाएगा, और वो देन कंपनी को कंट्रोल करेंगे और मैनेज करेंगे। फिफ्थ है हायर प्रॉफिट्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डिबेंचर होल्डर एंड द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द फिक्स। आपको पता है कि डिबेंचर के अंदर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो आपका रेट ऑफ रिटर्न रहता है वो फिक्स रहता है, प्री डिसाइडेड रहता है। बट at the time of profit, debenture holder and the preference shareholder get the fixed income only, but equity shareholder enjoy a higher profit। अगर भाई साहब कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो गया तो इनको तब भी उतने ही पैसे मिलेंगे जितने खराब टाइम में मिले थे। तो इनको कोई कंपनी के प्रॉफिट होने से, कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहां पे फर्क पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। वो इनको चिढ़ाएगा, खराब टाइम था, तुम मजे ले रहे थे, आज देखो एक साल का प्रॉफिट ही इतना हो गया कि पिछला सारा हिसाब पूरा हो गया। तो हायर प्रॉफिट के केस में सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर वालों को होता है। इनका प्रीएम्प्टिव राइट भी रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, व्हेनेवर कंपनी इज प्लानिंग टू इशू अ न्यू इक्विटी शेयर, इट मस्ट ऑफर द शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे आप अभी देख पा रहे हो आसपास के टाइम पर बहुत सारे आईपीओ की न्यूज आ रही है। थोड़े दिन पहले एलआईसी का आईपीओ निकला था, उसके बाद क्या बोलते हैं अभी स्विगी का आईपीओ काफी ज्यादा ट्रेंड में है, पेटीएम वगैरह के भी आईपीओ आए थे। तो इनके फर्स्ट टाइम अभी शेयर इशू करेंगे मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने स्विगी के शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है। स्विगी के शेयर परचेज करने के बाद मैंने उसके शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं, मैं उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं। स्विगी अपनी दूसरी बार शेयर पब्लिक को इशू करने के लिए लाती है, वो कहता है मेरा दूसरा आईपीओ है। तो स्विगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उस टाइम पर, जो स्विगी के शेयर होल्डर है, चाहे एक शेयर होल्डर या बहुत सारे शेयर होल्डर, उन सबको ऑफर देगी कि भाई साहब हम आपको परचेज करने का ऑफर देते हैं,
आपको वो नॉर्मल पब्लिक वाली लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक वीआईपी एंट्री दे रहे हैं आईपीओ के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आईपीओ बहुत मुश्किल से लगता है, इतने सारे लोग अप्लाई कर देते हैं। स्विगी यही बोल रहा है कि भाई हम आपको क्या दे रहे हैं, एक राइट दे रहे हैं कि आपको वो भीड़ में लगने की जरूरत नहीं है, हम पहले आपको एक राइट दे देते हैं कि आपको इतने शेयर मिल जाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर का प्रीएम्प्टिव राइट भी होते हैं कि उनको अगर कोई नया आईपीओ निकल कर आ रहा है कंपनी की साइड से, कोई नया आईपीओ कंपनी की साइड से निकल कर आ रहा है, तो उनको उस आईपीओ के अंदर वो लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उनका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। सेवेंथ है परमानेंट कैपिटल। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कभी वापस नहीं करा जाता, वापस करा जाएगा जब कंपनी बंद होगी। तो जब भी इक्विटी शेयर रेस करा जाता है मार्केट से, तो तब से लेकर कंपनी बंद होने तक ये जो कैपिटल है वो कंपनी के पास हमेशा बरकरार रहेगी। इस वजह से इट एक्ट्स एज अ परमानेंट कैपिटल फॉर द कंपनी। नेक्स्ट चलते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर के पास। मैंने बताया इनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, इसी वजह से इनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स पड़ा। पहला प्रेफरेंशियल राइट पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, भाई इक्विटी शेयर होल्डर से ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है इनको इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा, कि भाई इनको इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पहले डिविडेंड मिलेगा। जब कंपनी वाइंड अप होगी तब भी इनके पास प्रायोरिटी है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल है उसका रीपेमेंट भी इनको पहले कर दिया जाएगा, उसका रीपेमेंट भी इनको पहले कर दिया जाएगा। तो इनका प्रेफरेंशियल राइट है सर। फीचर्स है प्रेफरेंस शेयर के, मैंने बताया फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, प्री डिसाइडेड होता है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, तो प्री डिसाइडेड है कि कंपनी कितना रेट ऑफ डिविडेंड साल के एंड में जाकर देगी। इक्विटी शेयर होल्डर में प्री डिसाइडेड नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं है। कंपनी पैसा लेती है प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, तो डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बनते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पैसा देते हैं कंपनी को, लेकिन कंपनी बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं लेती, यानी कि कोई भी चीज गिरवी नहीं रखवाती। और यहाँ पर बोला है कंपनी डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, मतलब कंपनी ऐसा नहीं है कि मान के चलो ये मेरे पास एक सोने का रिमोट है और मैंने इसको लेकर बाजार में गिरवी रखवा दिया, अगर मैं फ्यूचर में पैसा नहीं दे पाया तो इस सोने के रिमोट को बेचकर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पैसा मिल जाएगा। ऐसा इस केस में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो कंपनी कोई भी चीज सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखती कि कल को कंपनी पैसा वापस नहीं कर पाई, कल को कंपनी पैसा वापस नहीं कर पाई तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोई एसेट बेचकर पैसा अपना चुका ले, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज दे आर द ओनर्स एज वेल, दे आर नॉट द एक्चुअल ओनर्स बट दे आर द ओनर्स। ओनर्स तो है ना, शेयर तो ले रखे है ना। थर्ड है इनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होता, लेकिन अगर कोई कंपनी 2 साल या उससे ज्यादा के लिए डिविडेंड पे नहीं करेगी तो हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास भी वोटिंग राइट्स आ जाए। नॉर्मली इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, जनरली इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोला जाता है। क्यों हाइब्रिड? मतलब किसी 2-3 चीजों का मिक्सचर होगा, है ना, मिक्स करके कुछ होगा हाइब्रिड का मतलब। और इसे हाइब्रिड सिक्योरिटी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर इक्विटी शेयर्स के भी कुछ फीचर्स हैं और डिबेंचर्स के भी कुछ फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? इक्विटी शेयर होल्डर की तरह प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही होगी। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला था कि कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड देगी लॉसेस में भी नहीं, लॉसेस में डिविडेंड कंपनी दे ही नहीं सकती क्योंकि डिविडेंड इज आल्सो द प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट है ही नहीं तो डिविडेंड कहां से आएगा, चाहे वो इक्विटी का हो चाहे वो प्रेफरेंस का हो। मैंने बोला प्रेफरेंस का प्री डिसाइडेड होता है कि कंपनी इतना ही डिविडेंड प्रेफरेंस में देगी, ये मैंने बोला था। तो अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी डिविडेंड नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर की तरह। तो इक्विटी शेयर वाले एक वो आ गया, इसके अंदर क्या बोलते हैं फीचर आ गया। दूसरा फीचर ये कि डिबेंचर्स की तरह इसको भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जैसे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है, डिबेंचर्स आर काइंड ऑफ अ लोन, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। तो डिबेंचर्स लोन होते हैं, तो उस लोन के ऊपर कंपनी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अपने डिबेंचर होल्डर को देती है। तो वहां पे फिक्स है कि कंपनी को इतना इतना पैसा हर हालत में देना ही है। तो ऐसे ही डिविडेंड का भी पहले से ही फिक्स होता है कि कंपनी को इन केस ऑफ द प्रॉफिट इतना पैसा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना ही देना है। तो एक फीचर डिविडेंड वाला कि प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड मिलेगा, वो तो इक्विटी शेयर होल्डर का आया। और कितना डिविडेंड दिया जाएगा वो फिक्स रहता है, वो डिबेंचर का आ गया फीचर। तो इस वजह से इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोला जाता है। हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, आप प्रेफरेंस शेयर इशू करके ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इशू कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया के अंदर या मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉशियस इन्वेस्टर्स रहते हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर जब भी मार्केट में इशू होगा तो भाई लोग ना वेटिंग लिस्ट में लगे रहते हैं प्रेफरेंस शेयर आएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉशियस इन्वेस्टर होते हैं जो कि एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और प्रेफरेंस शेयर एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पर अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको बहुत पैसा रेज करना है तो प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर सकते हो।
नो फिक्स लायबिलिटी, इसके ऊपर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है। मतलब डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी इज रनिंग प्रॉफिट। तो कंपनी के ऊपर भी कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है। जैसे डिबेंचर्स के ऊपर फिक्स लायबिलिटी होती है, बिकॉज वहां इंटरेस्ट का गेम है। आपने लोन लिया, आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है, चाहे आपके पास प्रॉफिट कम है, चाहे आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं, चाहे आपके पास लॉसेस हैं, आपको हर केस में डिबेंचर्स होल्डर का या फिर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर में प्रॉफिट होगा तभी प्रेफरेंस डिविडेंड पे करा जाएगा। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला था लॉसेस के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। मैंने ये बोला कि अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तभी प्रेफरेंस डिविडेंड पे करा जाएगा। वो डिविडेंड का अमाउंट जो होगा वो फिक्स रहेगा, वो प्रीडिटरमाइंड रहेगा। यानी कि अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं तो मुझे बस ये देखने की जरूरत है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल है तो अमाउंट तो मुझे पता है कितना मिलेगा। अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं तो मैं दोनों चीजें देखूंगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, साथ में कंपनी ने पिछले साल से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि वहां पर कंपनी के परफॉर्मेंस की वजह से मेरे डिविडेंड के अमाउंट में भी फर्क पड़ेगा और मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में भी फर्क पड़ेगा, वो भी बढ़ेगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर तभी तो ना डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल है उस चीज का तो फर्क पड़ेगा क्योंकि उसे डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कंपनी ने अगर बहुत अच्छा काम करा तो तब भी उसे उतना ही डिविडेंड मिलना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को। तो वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है कंपनी के परफॉर्मेंस से। थर्ड आता है रिटेन प्रॉफिट्स या फिर अर्निंग्स। तो कि बेसिकली क्या होता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, जैसे मान के चलो कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो अब एजीएम होगी, एजीएम के अंदर बैठ के डिसाइड करेंगे कि यार ये हमारे पास प्रॉफिट बचा है जिसमें से हमने सारे खर्चे दे दिए, इसमें से हमने सारे खर्चे चुका दिए, सारे प्रेफरेंस मतलब सारे इंटरेस्ट पे कर दी, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, अब लास्ट में हमारे पास ये बचा है, अब बताओ उसका क्या करना है। तो कंपनी बस ये डिसाइड करेगी, डिविडेंड डिसीजन लेगी कंपनी कि इसमें से कितना पैसा, मान के चलो कंपनी ने डिसाइड करा कि हम 60% पैसा रिटेन करेंगे, हम 60% प्रॉफिट जो है बिजनेस के अंदर दोबारा से री इन्वेस्ट कर देंगे। यानी कंपनी ने डिसाइड करा कि 6 करोड़ का प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, हम रिटेन कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उस पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि बाकी का जो 40% है हम उसके ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड करा जाएगा वो इस पोजीशन पे डिसाइड करा जाएगा। तो सर ये जो पैसा आपने रिटेन करा वो आपने प्रॉफिट में से रिटेन करा और इसी को हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स, और हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस के अंदर बो देना। फ्लोइंग ऑफ सीड्स का मतलब पता है ना, मिट्टी के अंदर सीड्स को बो देना, तो वही है प्रॉफिट आया और प्रॉफिट को दोबारा से मिट्टी के अंदर बो देना। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स, इसको रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं कि ये जो पैसा मिला बिजनेस को वो कहीं बाहर से नहीं मिला, बिजनेस ने अपने ही प्रॉफिट से अपने बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करा। इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं कि अंदर से पैसा आपको मिला, इसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं, इसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं बिकॉज प्रॉफिट को सेट असाइड कर दिया जाता है। तो रिटेन अर्निंग्स रेफर्स टू द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो हो चुका है तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा बचा, रिटेन अर्निंग, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड्स एंड द टैक्सेस। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड का मतलब जो है इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों के डिविडेंड है, तो यहाँ पे इक्विटी का भी डिविडेंड है, प्रेफरेंस का भी डिविडेंड है। दोनों के डिविडेंड देने के बाद, सारे टैक्सेस देने के बाद, सारे इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा गया उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनीज। एंड ये जो पैसा होता है ना, कंपनी जनरली इस पैसे को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में यूज करती है, कंपनी जनरली इस पैसे को फिक्स असेट खरीदने में यूज करती है, बड़े बड़े बिजनेसेस खरीदने में यूज करती है। ये पैसा कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ में यूज करा जाता है। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है बिकॉज इंटरनली जनरेट है, दरवाजे नहीं खटखटाने पड़े, है ना, इसी वजह से इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। फीचर्स की बात देखें, cushion of security. So the retained earnings are considered as cushion of security because they provide support in the times of adversity when a company finds it difficult to arrange financing from any other source. कंपनी के लिए भाई लोन लेना डिफिकल्ट है, प्रेफरेंस शेयर इशू करना डिफिकल्ट है, कंपनी के लिए इक्विटी शेयर इशू करना डिफिकल्ट है,
कंपनी इन दैट केस अपनी रिटेन अर्निंग का फायदा ले सकती है कि भाई इस बार जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से आप कम से कम इक्विटी डिविडेंड मतलब इक्विटी डिविडेंड कम से कम देना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रखना, एक तरीके से एडिशनल कैपिटल की तरह वो काम करेगा, है ना। तो क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी है कि कहीं से भी कोई बात नहीं बन रही, हमारे पास फिर भी एक ऐसा जरिया है जिसके लिए ना हमें किसी का गेट खटखटाना, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि इसके लिए इसमें ना हमें इंटरेस्ट देनी ना डिविडेंड देना, कुछ नहीं करना, है ना। सेकंड, फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट, और जो पैसा हमारे पास आया हम उस पैसे को बहुत अच्छी अच्छी चीजों में लगा सकते हैं, जैसे रिसर्च वर्क में लगा सकते हैं, उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। रिस्की फैक्टर्स में लगा, ज्यादा रिस्क है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, तो ताकि कोई हमें इन्वेस्टर यानी कि शेयर होल्डर गाली ना दे कि भाई जो हमने तुम्हें पैसा दिया था बिजनेस बढ़ाने के लिए, तुमने वो पैसा बर्बाद कर दिया। लोन का पैसा तुम बर्बाद कर दोगे तो पैसा तो बर्बाद हो गया, लेकिन इंटरेस्ट तुम चुकाए चले जा रहे हो। तो इस पैसे को रिस्की प्रोजेक्ट्स के लिए भी, न्यू वेंचर्स के लिए भी, इनोवेटिव वेंचर्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या रिस्क बहुत ज्यादा है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, रिटेन प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एन ओनरशिप फंड, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरह भी सर्व करता है। कन्वर्जन इनटू द ओनरशिप फंड्स, द सरप्लस रिटेन अर्निंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ द बोनस शेयर। जैसा कि मैंने बोला कि जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो कंपनी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आप प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करोगे, यानी कि प्रॉफिट को आपने शेयर में कन्वर्ट, प्रॉफिट को आपने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करा, तो वहां शेयर कैपिटल बढ़ी तो नंबर ऑफ शेयर्स भी तो बढ़ने चाहिए ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री का कैपिटल। क्या बोलते हैं? फ्री का कैपिटल। तो जब फ्री का कैपिटल, फ्री का शेयर कैपिटल, तो शेयर्स भी कैसे होंगे? फ्री के होंगे, उनको बोलते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और लोग जो काफी इन्वेस्टर्स होते हैं ना उसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। बोनस शेयर मान के चलो मेरे पास आज के टाइम पर एक एक्स कंपनी के 3000 शेयर पड़े हैं। उस एक्स कंपनी ने, मैं आपको बताता हूं बोनस शेयर कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेरे पास सपोज करो एक एक्स कंपनी के 3000 शेयर्स पड़े हैं, ठीक है। उस एक्स कंपनी ने अपना बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो रिटेन करा, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अपना रिटेन करा, और रिटेंशन के टाइम पर अब उसने प्रॉफिट रिटेन करा, यानी कि उस प्रॉफिट को उसे कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो वो ऑन द अदर साइड क्या करेगी? वो कहेगी यार ठीक है, जब मैं इसे कैपिटल में कन्वर्ट करूंगी तो यानी कि मुझे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे। बोनस शेयर मतलब फ्री के शेयर लोगों को देने पड़ेंगे, क्योंकि जब कैपिटल बढ़ा तो साइड की बात है शेयर भी बढ़ाने पड़ेंगे, तभी मैं इस प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता हूं। और डिटेल में नहीं जा रहा, प्रॉफिट को शेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको न्यू शेयर इशू करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप पैसा चार्ज नहीं करेंगे। तो जनरली क्या होगा, तो वैसे मान के चलो कंपनी के पास ना, कंपनी ने डिसाइड करा कि हम 3:1 में बोनस शेयर इशू करेंगे, यानी कि जिस इंसान के पास ऑलरेडी 3 शेयर कंपनी के हैं उसको हम लोग 1 शेयर और फ्री में दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मेरे पास 3000 शेयर हैं तो मुझे 1000 जो है बोनस शेयर्स मिल जाएंगे, बोनस शेयर मिल जाएंगे, यानी कि मैं 1000 शेयर और मुझे कंपनी ने दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया मुझे नहीं देना पड़ा। तो 3000 शेयर की जो मेरी क्या बोलते हैं कैपिटल थी, 3000 शेयर की जो मेरी होल्डिंग थी वो 4000 शेयर्स की हो चुकी है। तो सर 1000 शेयर्स कहां से आए? ये जो आपके है वो आए आपके रिटेन अर्निंग्स, जो हमने प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल यानी कि बोनस शेयर, उससे ये हमको मिले। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, ये सबसे ज्यादा डिपेंडेबल सोर्स होता है, देखो क्योंकि भरोसेमंद ज्यादा है ना। एक क्या है, बिकॉज एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजों को फुलफिल करना पड़ता है, मार्केट कंडीशंस होती हैं, कंपनी के अपने कुछ फैक्टर्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये वो। इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा डिपेंडेबल है। इस पैसे को आप जैसे भी यूज करो, कोई गाली देने वाला नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिपेंडेबल है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, और कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं बढ़ाता, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ा देता है भाई। बोनस शेयर्स आगे, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ा दिए, लेकिन क्या नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़े? भाई आपने एक्स्ट्रा शेयर्स पुराने वाले शेयर होल्डर्स को ही तो दिए ना, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो उतने ही रहे, आपका कंपनी का डाइल्यूशन उतना ही रहा, आपने कंपनी और ज्यादा डाइल्यूट नहीं करी, तो वोटिंग राइट आपने डिवाइड नहीं करी और लोगों के अंदर। तो अब ज्यादा इंटरफेयर ऐसा नहीं है कि आपने क्या बोलते हैं रिटेन अर्निंग कर ली तो ज्यादा इंटरफेयर हो कंपनी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने मालिक कंपनी के पहले थे आज भी कंपनी के उतने ही ज्यादा मालिक हैं, किसी का शेयर होल्डिंग बढ़ा नहीं है, बस उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। बात ही समझ में। फिर आता है हमारा बोरोड फंड्स। बोरोड फंड मतलब उधार लेना। बोरोड फंड्स का मतलब बच्चों उधार लेना, ठीक है। आओ
सबसे पहला होता है ट्रेड क्रेडिट। और ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट का मतलब सर, जो हमें मान के चलो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं और मेरे को गुड्स रॉ मटेरियल चाहिए उधार पे, या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मेरे को गुड्स चाहिए उधार पे। तो अगर मान के चलो रॉ मटेरियल वाले ने मेरे को बोल दिया कि 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, मैं हर महीने उससे 1 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल खरीदता हूं और उसने बोला कि 3 महीने बाद तुम मेरे को पेमेंट कर सकते हो, यानी कि अगर आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो उसने मेरे को 3 करोड़ रुपए का लोन दिया। उसने मेरे को 3 करोड़ रुपए का लोन दिया। हर महीने 1 करोड़ की इन्वेंट्री खरीद रहा था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 करोड़ रुपए का मेरे को उस इंसान से लोन मिला, क्योंकि मुझे हर 3 महीने बाद उसे चुकाना है। तो कितना सही है ना? तो ये भी एक लोन की तरह ही है, ये भी एक लोन की तरह ही है, पर शॉर्ट टर्म है, 3 से 6 महीने के बीच का होता है। तो ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर बाय अ मैन्युफैक्चरर इज ग्रांटेड क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर, जहां पर वो सप्लायर से उधार मांग सकता है, पैसा नहीं, गुड्स उधार मांग सकता है। बोला भैया अब जैसे 3 महीने बाद मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा, रॉ मटेरियल उधार ले लेगा, इनपुट उधार ले लेगा, स्पेयर पार्ट उधार ले लेगा। जनरली ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड क्रेडिट इज 3 to 6 मंथ, 3 से 6 महीने का रहता है। एंड दस इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, इस वजह से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बोला जाता है। ये जो डिपेंड करता है, ये जो डिपेंड करता है वो फर्म के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्म का नेचर कैसा है। अगर फर्म मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो ट्रेड क्रेडिट ऑफकोर्स ज्यादा रहेगा। अगर फर्म क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट का टाइम ज्यादा रहेगा। अगर फर्म जो है ट्रेडिंग कर रही है तो ट्रेड क्रेडिट का टाइम कम रहेगा। साइज ऑफ द फर्म, बड़े साइज की फर्म है तो ट्रेड क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा रहेगा, छोटे साइज की फर्म है तो ट्रेड क्रेडिट का अमाउंट कम रहेगा। दूसरी बात, जो फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, स्टेटस कैसा है, अगर पॉजिटिव स्टेटस है, पॉजिटिव क्रेडिट वर्दीनेस है, तो मार्केट में हर इंसान उसको उधार देने को तैयार है। एक एग्जांपल ले लेते हो भाई, मैंने एक क्या बोलते हैं, एक बिजनेस चालू करा और मैं भाई बिजनेस के पास गया, मैंने बोला भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करा है, ये प्रोडक्ट आपके लिए बड़े यूजफुल है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा। वो बोलते हैं सर खरीद लूंगा बट आपको 3 महीने की उधारी देनी पड़ेगी। मैं उससे मना नहीं करूंगा, मैं आगे देखूंगा कि भाई इसकी मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। मैं चेक करा कि इसको कौन कौन से लोग मार्केट के अंदर माल देते हैं, उधारी पे देते हैं, मैं उन लोगों से जाके मिला, तो जाके मुझे ये पता लगा कि भाई हाँ, ये इंसान को आप माल आग बंद करके बेच सकते हो, ये पेमेंट का बहुत खरा है, अपनी पेमेंट टाइमली पे करेगा। मैंने कहा दैट्स अ गुड थिंग। भाई अगर मेरा माल बहुत बिक रहा है, पेमेंट मेरे को मिल जा रहा है एक टाइम के बाद, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करी जाएगी, क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करी जाएगी। ये क्या है, रेडिली अवेलेबल है, ये एट एनी टाइम अवेलेबल है। आपको कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालने, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं करना, कोई लीगल कॉम्प्लायंसेस नहीं है। आप भाई साहब माल भेज देना, हाँ इतने का, हाँ, तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी आपके बीच में डिसाइडेड है। आपने फोन करा या मेल करा या ऑनलाइन ऑर्डर डाला, जैसे भी डाला, आपके पास गुड्स आ गया, 3 महीने में रिमाइंडर आ जाएगा, आप उसको पैसा पहुंचा दोगे, रेडिली अवेलेबल एट एनी टाइम। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इट कैन बी इजीली एडजस्टेड विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द परचेजेस एट अ टाइम ऑफ पेमेंट इज जनरली एडजस्टेड इन द व्यू ऑफ द पास्ट डीलिंग्स। ये कोई फिक्स नहीं है। मान के चलो मैंने बोला 90 दिन में पेमेंट मिल जाएगा, तो 90 दिन मतलब लमसम 90 दिन, हो सकता है 90 दिन से पहले भी मिल जाए, हो सकता है 90 के 120 दिन भी हो जाए। बात ही समझ में नहीं आई। जनरली क्या होता है कि जब बहुत सालों से दो बिजनेस आपस में डील करते चले जाते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, एक आध बार क्या हुआ कि भाई बिजनेस का पेमेंट पीछे से नहीं मिला या कुछ क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से टाइमली पेमेंट नहीं हुआ, तो ये कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाते, ये कोई ना ब्लैक लिस्ट नहीं कर देते, सिविल स्कोर खराब नहीं कर देते। बात ही समझ में नहीं आई। ये जनरली क्या करेंगे, ठीक है सर कोई बात नहीं, इतने टाइम पे चल रहा था, तो पास डीलिंग के हिसाब से फ्यूचर के टर्म्स एंड कंडीशन को भी आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। जैसे आप लोन लेने जाओगे, आपको लोन फाइल के पैसे देने पड़ेंगे, जो 1 से 1.5% होता है लोन का, ठीक है। आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे तो उसका खर्चा होता है, जिसे हम फ्लोटिंग कॉस्ट बोलते हैं। फ्लोटेशन मतलब पैसा रेस करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लोटेशन कॉस्ट। यहाँ पर वैसा कुछ है ही नहीं, फोन ही तो करना है, माल भेज दो बस, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। इंक्रीज इन द प्राइसेस, sometimes the supplier may increase the price of the commodity or the raw material supplied if he is selling goods on the credit। हाँ, ये जनरली मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप गुड्स जो है उधारी पे खरीद रहे हो, तो हो सकता है आपको कैश पेमेंट से महंगे पे मिले, ऐसा वो लोग करते हैं। भाई 3 महीने को इंसान कैपिटल फंसा रहा है, तो अपना उस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो तो आपसे चार्ज करेगा ना। सपोज करो ये रिमोट है, पर पीस मान के चलो, अगर आप कैश खरीदोगे तो मेरे से मैं आपको 40 रुपीज का दे दूंगा, बट अगर आपको 1 महीने की उधारी चाहिए 42 रुपीज का, 2 महीने की उधारी चाहिए 44 रुपीज का, 3 महीने की उधारी चाहिए 46 रुपीज का, तो मैंने क्या करा, हर 1 महीने की उधारी पे मैंने 2 रुपए बढ़ा दिए, यानी कि 5% बढ़ा दिए। 5% एक तरीके से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ।
या 1-1 रुपया भी बढ़ा सकता हूँ कि अगर आपको 1 महीने की उधारी चाहिए 41, 2 महीने की उधारी चाहिए 42, 3 महीने की उधारी चाहिए 43, इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ है लीगल एक्शन। इन द ट्रेड क्रेडिट द बायर generally issues a promissory note and in case he fails to meet his commitment the supplier can take the legal action। और ये थोड़े थोड़े सिक्योर्ड भी होते हैं, क्योंकि देखो उधारी जो होती है ना, उधारी के केस में ऐसा नहीं है बस उधार कर दिया, नहीं, प्रॉपर बिल वगैरह होता है, प्रॉपर प्रॉमिसरी नोट बनाया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं प्रॉपर, जिससे कि ये प्रूव होता है कि हाँ एक्स ने वाई से उधारी पे इस टाइम पर इतने रुपया गुड्स खरीदा था और इतने दिन के अंदर पेमेंट वापस करने का वादा करा था, ये उसके अंदर प्रॉपर्ली फिक्स होता है। ठीक है, तो अगर इन केस बिल्कुल ही आप पेमेंट मार के बैठ गए, थोड़ा आगे पीछे हो जाता चल जाता है, बट बिल्कुल ही आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो हाँ सप्लायर आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक प्रूफ की तरह काम करेगा इन दैट सिचुएशन। तो ये काफी चलता है मार्केट के अंदर, बहुत सारे बिजनेसेस इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते भी हैं। ठीक है, आ जाओ। अब जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है बच्चों, वो डिस्कस करना है हम लोगों को पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट जो कि एक तरीके का मीडियम टर्म फाइनेंस भी होता है, एक तरीके का मीडियम टर्म फाइनेंस भी होता है। पब्लिक डिपॉजिट बेसिकली क्या है कि कभी कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज पब्लिक को अप्रोच कर सकती हैं कि पब्लिक अपने सरप्लस फंड जो है वो कंपनीज के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। ये शेयर से डिफरेंट है, एक तरीके का ये भी क्या होता है, लोन की तरह ही होता है। ये क्या है, एक लोन की तरीके से ही होता है कि पब्लिक जो है जैसे अपना पैसा बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में जाके डिपॉजिट करती है, वैसे ही पब्लिक अपना पैसा जो है कंपनी के पास भी डिपॉजिट कर सकती है, तो पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू द अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। और इस डिपॉजिट कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी कि जैसे पब्लिक जो पैसा अपने पास कंपनी के पास डिपॉजिट कर रही है, कंपनी का वो डिपॉजिट सिक्योर्ड नहीं है। कंपनी ने पब्लिक को किसी भी तरीके का कोई भी चीज मतलब सिक्योर नहीं करी है। फॉर एग्जांपल, अगर कल को पब्लिक का पैसा जो है कंपनी की तरफ से वापस नहीं मिलता, तो पब्लिक के पास कोई राइट नहीं है कि वो कंपनी का कोई असेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले, क्योंकि कंपनी ने कोई भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया। और ये जो डिपॉजिट होते हैं वो कहां से आते हैं, पब्लिक से आते हैं, कि पब्लिक अपना सरप्लस फंड डिपॉजिट करती है कंपनी के पास। अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेसेस एन एडवर्टीजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी से आप पता लगा पाएंगे कि हम पब्लिक डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो इन्विटेशन देती है वो एडवर्टीजमेंट से देती है, जो कि न्यूज़पेपर में निकलवाया जाता है, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में निकलवाया जाता है। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, तो फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरकर अपना पैसा कंपनी के पास डिपॉजिट करा जा सकता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ लोन। लोन किस तरीके का है, अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि कंपनी ने कोई भी असेट मॉर्गेज नहीं करा है इस डिपॉजिट के अगेंस्ट में। कंपनी पब्लिक को इन्विटेशन कैसे देती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालकर ये इंफॉर्मेशन दी जाती है, इन्विटेशन दी जाती है, और उसके बाद फॉर्म भरकर आप डायरेक्टली अपना पैसा कंपनी के पास डिपॉजिट करवा सकते हैं। पहला है इसका फीचर की अगर बात करें तो अनसिक्योर, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि कंपनी कोई भी असेट मॉर्गेज नहीं करती है। कल को अगर कंपनी पब्लिक का पैसा वापस नहीं दे सकती, तो पब्लिक के पास राइट नहीं होगा कि वो कंपनी का कोई असेट बेचकर कंपनी से पैसा वापस ले ले। सेकंड है फाइनेंस ऑफ द वर्किंग कैपिटल। जनरली ये जो पैसा कंपनी रेज करती है वो एज अ वर्किंग कैपिटल रेज करती है, मतलब इससे कंपनी कोई भी फिक्स असेट परचेस नहीं करेगी, इससे कंपनी ना ही कोई क्या बोलते हैं आपका एक्सपेंशन करेगी, बस इससे कंपनी क्या करेगी, अपने स्टॉक्स को बढ़ा सकती है, अपने डेटर्स को इंक्रीज कर सकती है, जिससे कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। वो अपने क्या बोलते हैं डेटर्स वगैरह को इंक्रीज कर सकती है, स्टॉक इंक्रीज कर सकती है, कैश बैलेंस बढ़ा सकती है, यानी कि अपने नॉन करंट एसेट को बढ़ा सकती है, या फिर अपनी करंट लायबिलिटीज को कम कर सकती है कि क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, इस टाइप से। तो द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली यूज्ड बाय द कंपनी फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। इससे कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करती है, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करती है। टाइम पीरियड जो होता है इसका वो 6 महीने से लेकर 3 साल तक होता है, 6 महीने से लेकर 3 साल तक होता है। तो जहां पर 1 साल से चीजें ऊपर पहुंच गई और 5 साल से कम है, वहां पर मीडियम टर्म फाइनेंस की कैटेगरी में आएगा। फोर्थ है सिंपल प्रोसीजर टू रेज, और इसमें सिंपल प्रोसीजर है। पब्लिक डिपॉजिट मतलब सिंपली पब्लिक डिपॉजिट को रेज करा जा सकता है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवाना पड़ेगा, उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी पब्लिक को इनवाइट करेगी,
एनी मेंबर ऑफ द कंपनी पब्लिक कैन डिपॉजिट मनी, और कोई भी इस कंपनी में मनी डिपॉजिट कर सकता है एक प्रेस्क्राइब फॉर्म को फिल करके, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म को फिल करके। रिपेमेंट की बात करें, अ कंपनी विच हैज पब्लिक डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड 10% ऑफ द डिपॉजिट मैच्योरिटी बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो जैसे सपोज करो कंपनी ने कोई भी एक पब्लिक डिपॉजिट लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंपनी ने एक पब्लिक डिपॉजिट लिया 1 अप्रैल 2022 को, 3 साल के लिए लिया, तो उसकी मैच्योरिटी जो होगी, यानी कि इसका जो पैसा वापस करा जाएगा वो पैसा वापस 31 मार्च 2025 को करा जाएगा। 31 मार्च 2025 को इसका पैसा वापस करा जाएगा। तो इस साल के एंड तक कंपनी को अपना 10%, जैसे सपोज करो कि कंपनी ने जो लिया है वो 10 लाख रुपीस लिया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो कंपनी को इसका 10% यानी कि 1 लाख रुपीस अपने पास अलग से रखना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट। और ये बात कंपनीज एक्ट बोलता है। जो अमाउंट अलग से रखा जाएगा, सेट असाइड करा जाएगा, वो यूज करा जाएगा पेइंग द पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट को पे करने के लिए। सिक्स्थ है इकोनॉमिकल है, तो ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इन्वॉल्व्स वेरी लेस कॉस्ट, बहुत कम खर्चा लगता है कंपनी का पब्लिक डिपॉजिट रेज करने में। कंपनीज डोंट नीड टू स्पेंड ऑन प्रोस्पेक्टस एंड अंडरराइटर्स कमीशन। तो अगर हम शेयर्स की बात करें, शेयर्स में प्रोस्पेक्टस होता था, एक बहुत ही लार्ज स्केल पर इन्विटेशन जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हो। अंडरराइटर्स कमीशन को मतलब काफी अच्छा खासा पैसा जाता था, जो कि शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने में हेल्प करवाते थे। यहाँ पर वो खर्चा भी बच जाता है, और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपेरेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से कंपनी को ये काफी इकोनॉमिकल लगता है, सस्ता लगता है। बात ही समझ में, तो द इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज लेस देन द इंटरेस्ट पेड ऑन द डिबेंचर्स एंड द लोन, और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा जाता है वो डिबेंचर्स और लोन से भी कम होता है। तो कंपनी का इंटरेस्ट बच रहा है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस पे होने वाला खर्चा बच रहा है, कंपनी के अंडरराइटर्स कमीशन बच रहे हैं, इसकी वजह से कंपनी का कॉस्ट काफी कम हो गया। कंपनी का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कहां पर जाएगा, सस्ती इंटरेस्ट पे जाएगा, जो कि डिबेंचर और लोन से भी कम है, और साथ के साथ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पे जाएगा, जो कि खर्चा काफी कम बैठता है अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द क्या बोलते हैं आपका प्रोस्पेक्टस एंड द डिबेंचर्स। ठीक है, तो कंपनियों को काफी सस्ता पड़ता है। सेवेंथ, कंपनी इससे एक लिमिटेड अमाउंट ही रेस कर सकती है, ऐसा नहीं कि कंपनी कितना भी अमाउंट रेस कर लेगी, नहीं। कंपनीज एक्ट में एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, एक क्या बोलते हैं अपर लिमिट लगाई गई है कि कंपनी उतना ही पैसा रेस कर सकती है। The amount of funds that can be raised by the way of public deposit is limited because of the legal restrictions। और ये legal restriction कहां से आई, कंपनीज एक्ट से आई। Public deposit cannot exceed 25% of the share capital and the free reserve of the company। तो अब ये आप क्लास 12th में जाओगे तो वहां पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पर दिया होगा कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, बेसिकली कंपनी की कैपिटल, और साथ में कंपनी के फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व बेसिकली जो कंपनी ने फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा होगा और उसके ऊपर अभी भी कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी कि कंपनी उस पैसे को अभी पता नहीं है कंपनी को कि इस पैसे को कहां यूज करा जाएगा, तो इसका यूजेज अभी कंपनी के पास नहीं है। दीज आर कॉल्ड द फ्री रिजर्व्स। तो इनका जो समअप होगा, फॉर एग्जांपल कंपनी की शेयर कैपिटल है 50 लाख और कंपनी का फ्री रिजर्व पड़े हैं 10 लाख, तो ये हो गया 60 लाख। कंपनी जो है मैक्सिमम इसका 25% ही रेस कर सकती है, दैट इज द 15%। कंपनी सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपीस ही रेस कर सकती है मैक्सिमम थ्रू द पब्लिक डिपॉजिट। तो ऐसा नहीं है पब्लिक डिपॉजिट से कितना भी ज्यादा रेस कर लिया जाए। ये ऐसा क्यों करा जाता है, ताकि पब्लिक का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती, पब्लिक का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। साथ में कंपनी से ये भी ध्यान रखता है कि कंपनी जो है इसका रीपेमेंट वाला जो 10% वाला था, कि इसका 10% यानी कि 1.5 लाख इन द ईयर ऑफ मैच्योरिटी अलग कर दे, ताकि कंपनी इस पैसे को यूज कर सके फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट। क्लियर है? तो पब्लिक को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चलो ठीक है, कंपनी अपनी औकात से ज्यादा पैसा नहीं ले रही, या फिर कंपनी हमारा पैसा वापस करने के लिए रिजर्व भी मेंटेन कर रही है। तो एक तरीके का ट्रस्ट डेवलप होता है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक। कंपनी जो है कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकती है, जैसे HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। तो इन बैंक से भी कंपनी क्या ले सकती है, लोन ले सकती है। तो इनसे जो लोन मिलते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, और आजकल तो लॉन्ग टर्म लोन्स भी ये बैंक्स अवेलेबल करवाती हैं फॉर द कंपनीज। तो फर्म ऑफ ऑल साइजेस कैन अप्रोच कमर्शियल बैंक। जनरली कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स, यानी कि 1 साल के लिए लोन प्रोवाइड करवा सकती है, 1 साल से
1 साल से 5 साल तक के लिए लोन प्रोवाइड करवा सकती है। बट आजकल ये जो बैंक्स हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करवा रही हैं, यानी कि फॉर मोर देन 5 इयर्स भी लोन प्रोवाइड करवा रही हैं। फीचर्स क्या होते हैं? बैंक प्रोवाइड फर्म टू फर्म फंड्स टू फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो फर्म को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो कमर्शियल बैंक को अप्रोच कर सकता है और कमर्शियल बैंक ड्यू डिलिजेंस करके यानी कि इंस्पेक्शन करके कंपनी को पैसा दे देती है। तो इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। द बैंक कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर कॉन्फिडेंशियल, और जो बोरोवर की मतलब इंफॉर्मेशन होती है, जैसे एक कोई एक्स लिमिटेड है, वो जाकर एचडीएफसी बैंक से लोन लेती है, तो वहां पर एचडीएफसी बैंक एक्स लिमिटेड की सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सीक्रेट रखेगा, बाकी समझ में पब्लिक नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन रखी जाती है बोरोवर की, वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, सीक्रेट रहती है। नो फॉर्मेलिटीज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे कोई प्रोस्पेक्टस इशू कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी को हम इन्वाइट नहीं कर रहे, यहाँ पर किसी को हम इन्वाइट नहीं कर रहे, तो प्रोस्पेक्टस की नीड नहीं है। सो इट इज वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फंड। तो इससे काफी आसानी से पैसा रेज करा जा सकता है और साथ ही साथ ये काफी सस्ता भी पड़ता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पर काफी ज्यादा कम है, तो सस्ता भी ये पड़ता है। इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स एज अ लोन कैन बी इंक्रीज एज वेल एज अ डिक्रीज, और ये काफी फ्लेक्सिबल भी है कि कंपनी के पास अगर मान के चलो फ्यूचर में पैसे की शॉर्टेज होती है, तो कंपनी जो है अपने लोन को बढ़वा सकती है, यानी कि एडिशनल फंड्स उसी बैंक से लोन रेज कर सकती है। अगर कंपनी के पास फ्यूचर में सरप्लस फंड्स हुआ, कंपनी को लगा कि भाई लोन में ज्यादा पैसा जा रहा है, तो कंपनी लोन को एक पार्ट रिपेमेंट करके उस लोन के अमाउंट को कम भी कर सकती है। तो इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द कंपनी, फ्लेक्सिबल फॉर द कंपनी, कि भाई नीड के केस में वो एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकती है और रिपेमेंट भी कर सकती है, पार्ट रिपेमेंट। बैंक्स मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, मैंने बोला ना ड्यू डिलिजेंस करा जाता है, मतलब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है कंपनी का। बातें समझ में, कंपनी के अफेयर्स, यानी कंपनी क्या क्या काम कर रही है, कंपनी कहां पर माल बेचती है, तो जो भी कंपनी काम करेगी उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बैंक अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, और जब बैंक सेटिस्फाई हो जाएगी तभी वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करेगी, नेक्स्ट है लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक तरीके के बैंक की तरह ही होते हैं, फॉर एग्जांपल एचडीबी हो गया। तो इनका पता है काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोन देने के लिए मार्केट में होती हैं। बैंक आपको पता है कि डिपॉजिट फंक्शनिंग भी करती है, बट ये डिपॉजिट नहीं लेती है, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती, इनके पास अपना फंड्स होता है और उस पैसे से ये सिर्फ और सिर्फ लोन देने का काम करती हैं। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रेफर्ड टू एज लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, की पैसा उधार पे देती हैं। इन्हें डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस से इनको फॉर्म करा गया था कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो भी एक नीडी एरिया है, कि जहां पर लोन की रिक्वायरमेंट है, वहां पर लोन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करा गया था इनको, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड नहीं होंगी, कमर्शियल बैंक सफिशिएंट नहीं होगी, बिकॉज कमर्शियल बैंक के ऊपर एक लिमिटेशन होती है कि भाई वो डिपॉजिट के अकॉर्डिंग ही अपना जो है लोन सैंक्शन कर सकती है। बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास डिपॉजिट का कोई भी गेम नहीं होता, उनको बनाया इस तरह से गया कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ लोन देंगे। देयर must be financial institutions to provide financial assistance and guidance to the industries and business enterprise। तो इनको बनाया गया क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकती हैं इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, बिजनेसेस को, और उनको गाइड भी कर सकती हैं। तो ये लोन के साथ साथ गाइडेंस भी देती हैं, बातें समझ में। इसी वजह से इनको डेवलप करा गया कि जहां पर इकोनॉमी में पैसे की जरूरत है वहां पर ये पैसा प्रोवाइड करवाएं, साथ ही साथ गाइडेंस दें, ताकि वो बिजनेसेस डेवलप हो और ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ हो, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव था। द नीड फॉर द फाइनेंशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन वाज फेल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इनकी नीड पता है क्यों पड़ी थी? इनके फीचर्स की वजह से। बिकॉज कमर्शियल बैंक अभी थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करा, तो पहले नहीं करवाती थी, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करा, तो कमर्शियल बैंक का जो एक गैप था वो इन्होंने फुलफिल करा। सेकंड, मैनेजरियल एडवाइस। ये लोन देने के साथ साथ मैनेजरियल एडवाइस भी देती है, यानी कि अगर बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपने ऑपरेशन रन करने में, तो उसको एडवाइस भी देगी कि आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइस भी यहाँ पर दी जाती है कि हम जो पैसा आपको दे रहे हैं, आप ये पैसा इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपके पैसे को मैक्सिमम ऑप्टिमली यूटिलाइज करवाएगा, जिससे आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा और आपको मैक्सिमम रिटर्न इस पर मिलेगा। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस
टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रीजनेबल होता है। फोर्थ है सब्सक्राइबर्स फॉर द सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज। और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी जैसे शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पावर होती है कि वो उन कंपनी के शेयर्स को भी सब्सक्राइब कर सकती है और डिबेंचर्स को भी सब्सक्राइब कर सकती है। तो ये बहुत तरीके से कंपनी को फंड प्रोवाइड करवाता है, उनके खराब टाइम में उनका साथ देता है, बिजनेस को ऑपरेशंस को स्मूथली रन करवाने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है ताकि बिजनेसेस डेवलप करें और जिससे ओवरऑल इकोनॉमी भी डेवलप करें, जो कि इनका मेन पर्पस था। अंडर राइटर्स की बात करते हैं, ये अंडर राइटर की तरह भी काम करती हैं पब्लिक इशू के लिए ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर बाय द कंपनी। जैसे हमने बताया था कि अंडर राइटर क्या होता है कि जब भी कंपनी अपने शेयर्स को पूरी तरह 90% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो 90% जहां पर कंपनी अपने शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करवा पाती है, तो वो जो बचते हैं शेयर जो कि सब्सक्राइब होने जरूरी है अगर सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन होना है, तो ये उन बचे हुए शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेती हैं या करवाने में हेल्प करवाती हैं। तो ये एज अ अंडर राइटर भी काम करती हैं। गारंटी लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन गारंटीज टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम द अदर बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज करो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, बातें समझ में, और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल समझ लो HCF एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये एक्स लिमिटेड गई किसके पास, एक्स लिमिटेड गई SBI बैंक के पास लोन लेने के लिए। अब SBI बैंक ने बोला कि भाई हम एक्स लिमिटेड आपको लोन तो दे देंगे, ये फर्म है, ये बिजनेस है, हम आपको लोन तो दे देंगे, बट हमें लोन की गारंटी चाहिए कि अगर इन फ्यूचर एक्स लिमिटेड आप हमें लोन नहीं चुका पाते तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके बिहाफ पर गारंटी ले कि मैं गारंटी लेता हूं कि एक्स लिमिटेड लोन चुका देगा, अगर नहीं चुका पाया तो वो गारंटर चुकाएगा। तो इन दैट केस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स लिमिटेड क्या देंगी, गारंटी देती है। क्या देती है, गारंटी देती है। तो ये लोन तो देती है, साथ ही साथ लोन के ऊपर गारंटी भी प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं, ताकि फाइनेंशियल जो बिजनेसेस हैं उनको कमर्शियल बैंक से आसानी के साथ फाइनेंसेस मिल जाए। लोन इन द फॉरेन करेंसी, और ये इंपोर्टर को फाइनेंस करेंसी में फॉरेन करेंसी में लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं। मुझे मान के चलो कोई मशीन मंगानी है जी जर्मनी से, अब वहां तो चलते हैं यूरो, जर्मनी में तो चलते हैं यूरो। अब वो कहते हैं भैया यूरो चाहिए हम लोगों को, तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर सकता हूं कि ऐसे ऐसे मेरे को मशीनरी मंगानी है, मेरे को 10,000 यूरो चाहिए उस मशीनरी को मंगाने के लिए, तो मेरे को उसके ऊपर भी लोन प्रोवाइड कर देगी यूरोस में। तो प्रोवाइड लोन इन द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में लोन भी प्रोवाइड करवाती है टू इंपोर्ट मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, जनरली कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए मंगाती है, प्लांट एंड मशीनरी, कोई मुझे टेक्नोलॉजी परचेस करनी है बाहर से तो उसके लिए कर लेगी। तो मेजरली इन केसेस के लिए ये जो है फॉरेन करेंसी में लोन प्रोवाइड करवाती है। बात ही समझ में। नेक्स्ट जो होता है हमारा, ये होता है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, और ये होता है फॉर द शॉर्ट टर्म। ये 1 साल के अंदर तक के लिए होगा, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा। इट इज फॉर ओनली फॉर द लेस देन 1 ईयर ओनली। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होते हैं, इंटर मतलब बिटवीन टू, ठीक है, कॉर्पोरेट मतलब बिटवीन टू कॉर्पोरेट। जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के हेल्प करती है, उसको लोन देती है, तो इन्हीं को बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं तो जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन प्रोवाइड करवाती है तो इन्हीं को बोला जाता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब वो लोन जो है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये काफी अलग अलग तरीकों से प्रोवाइड करवाई जा सकती है, और वो सारे तरीके जो हैं वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के अंदर ही कवर होंगे। जैसे इट इज अ डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद द अनदर कंपनी, तो ये इट इज बेसिकली द डिपॉजिट्स, यानी कि अमाउंट। एक कंपनी अपने मनी को डिपॉजिट कर सकती है दूसरी कंपनी के अंदर, यानी कि एक कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रही है किसी दूसरी कंपनी को, इन्हीं को इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं। दिस ऑप्शन ऑफ यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल द पब्लिक कंपनीज, ये सारी की सारी पब्लिक कंपनीज के लिए ही अवेलेबल होता है वेदर हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट। इट इंक्लूड्स, अब इसके अंदर क्या क्या होता है कि व्हेन अ कंपनी एक्वायर सिक्योरिटी ऑफ द अनदर कंपनी, यहाँ पर सिक्योरिटी जो बेसिकली होती है वो डिबेंचर्स होते हैं। तो जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर लेगी, यानी कि सिक्योरिटीज परचेज कर लेगी, डिबेंचर्स परचेज कर लेगी, तो दूसरी कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होगा, तो वो इसके अंदर आते हैं। व्हेन अ कंपनी गिव्स लोन टू अनदर कंपनी, जब एक कंपनी डायरेक्टली किसी दूसरी कंपनी को लोन दे देगी, वो भी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं।
व्हेन अ कंपनी गिव्स गारंटी, और यहाँ पर जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी देता है, ऐसे ही एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिहाफ पर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी दे सकती है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक्स लिमिटेड के लिए क्या बोलते हैं एसबीआई को गारंटी दी थी, ऐसे ही एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए कमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गारंटी दे सकती है। तो वो भी पब्लिक डिपॉजिट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का पार्ट है। तो या तो उनकी सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर लो, इसमें जनरली डिबेंचर्स आते हैं, या डायरेक्टली लोन दे दो या फिर गारंटी दे दो। ये तीनों चीज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के अंदर आती है। जनरली वी कैन से दैट जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए फंड्स अरेंज करेगी या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी से फंड्स अरेंज करेगी, तो वो सारे केसेस इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के अंदर आएंगे। तीन तरीके के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका 3 मंथ डिपॉजिट, 3 महीने का डिपॉजिट। दिस इज द मोस्ट कॉमन डिपॉजिट टू ओवरकम द शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रॉब्लम। ये सबसे ज्यादा कॉमन डिपॉजिट होता है कि जहां पर कंपनी को बहुत कम समय के लिए, सपोज करो कंपनी के अभी पैसे की नीड है, बट कंपनी का एक पेमेंट आना है किसी टेंडर से, वहां से मान के चलो कंपनी को आना है भी 20 करोड़ रुपए, और वो 20 करोड़ रुपए 2 महीने के बाद आएगा, बट कंपनी को आज पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी दूसरी कंपनी को अप्रोच कर सकती है कि भाई 2 महीने बाद मेरे पास 20 करोड़ आएगा, बट पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाए, तू मेरे को 3 महीने के लिए जो है पैसा प्रोवाइड करवा दे। तो 3 मंथ डिपॉजिट में क्या होता है, 3 महीने के लिए वो किसी दूसरी कंपनी से पैसा रेज कर सकती है, बहुत कम समय के लिए होता है। और ये क्या होता है, 12% इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, फिक्स है 12% इंटरेस्ट इस पे पे करना पड़ेगा पर एनम, यानी कि 3 महीने के लिए 3% का ब्याज पे करना पड़ेगा। क्लियर। सेकंड होता है 6 मंथ डिपॉजिट, इसमें 6 महीने का होता है। ये दीज आर मेड विद द फर्स्ट क्लास बोरोवर्स, द एनुअल इंटरेस्ट 15%। फर्स्ट क्लास बोरोवर का मतलब ये उन्हीं कंपनीज को लोन दिया जाता है, ये डिपॉजिट उन्हीं कंपनी के साथ करी जाती है जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट क्लास बोरोवर अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी के साथ करी जाती है, क्योंकि इसके अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा समय के लिए पैसा दिया जाता है, और इसका एनुअल रेट जो होता है 15% होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना, ठीक है। 3 महीने का जो होता है वो आपका 12% पर होता है, 6 महीने का जो होता है वो आपका 15% को होता है। तीसरा आता है आपका कॉल डिपॉजिट, थर्ड वन इज अ कॉल डिपॉजिट। दिस कैन बी विड्रॉन बाय लेंडर बाय गिविंग 1 डे नोटिस। 1 डे नोटिस, एक दिन के नोटिस पर ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के नोटिस पर, डिफरेंस है, एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के नोटिस पर। सपोज करो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को लोन दिया, लेकिन टाइम कहीं पर भी डिसाइडेड नहीं है, ये कहीं डिसाइडेड नहीं है कि कितने समय के लिए दिया, बस एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि हम तुम्हें एक दिन पहले बता देंगे, जब भी पैसा हमें लेना होगा हम एक दिन पहले बता देंगे। तो एक्स लिमिटेड ने बोला भाई मेरे को जिस दिन पैसा चाहिए होगा मैं उसे 24 घंटे पहले तेरे को बता दूंगा कि पैसा चाहिए, विद इन 24 आवर्स तू मेरे को पैसा अरेंज करके दे दियो वापस, ठीक है। इसे बोलते हैं 1 डे पीरियड, या फिर इसे बोलते हैं 1 डे नोटिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक दिन पहले बताया जाएगा कि भाई पैसा चाहिए, और कंपनी एक दिन के अंदर पैसा अरेंज कराकर वापस पे कर देगी, रीपे कर देगी। इसके अंदर टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन जनरली ये 1 साल के अंदर अंदर ही होता है, फॉर द शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 10% होता है, क्योंकि इसमें पक्का नहीं पता, हो सकता है 15 दिन बाद ही बोल दे कि कल पैसा दे दियो, तो इसमें टाइम पीरियड नहीं होता, इस वजह से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, कम रहता है। तो याद रखना 3 महीने वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 6 महीने वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, और कॉल के केस में, कॉल डिपॉजिट के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है। क्या होता है, 10% होता है। सबसे ज्यादा एडवांटेज ऑफ आईसीडी का ये होता है कि ये फ्री फ्रॉम लीगल एंड द ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स, यानी कि इसके ऊपर कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये दो कंपनी के बीच में आपस का डिसीजन होता है, वो अपनी खुद से ले सकती है, उन्हें ना तो कहीं से परमिशन लेनी पड़ती, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शंस होते, ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती। बात है समझ में। आईसीडी के फीचर्स क्या होते हैं, पहली बात, दीज आर सीक्रेट, द ब्रोकर्स इन दिस मार्केट नेवर रिवील देयर लिस्ट ऑफ लेंडर्स एंड बोरोवर्स। तो बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं थ्रू द हेल्प ऑफ बोरोवर्स होती हैं, और बोरोवर्स कभी भी थ्रू द हैंड्स ऑफ बोरोवर्स नहीं, ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स यानी कमीशन एजेंट्स होते हैं, जो बीच में इंटरमीडियरी होते हैं, उनके थ्रू ये ट्रांजैक्शंस होती है। और ब्रोकर्स जो होते हैं ना तो कभी भी बोरोवर की इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं पब्लिक करेंगे, उनको बोरोवर की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखेंगे हमेशा, और हमेशा ही वो लेंडर की इंफॉर्मेशन को भी सीक्रेट रखेंगे, यानी कि जो लोन ले रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी सीक्रेट रहेगी, और जो लोन दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी सीक्रेट रहेगी। These deposits are suitable for borrowing company to solve their short term funds problem immediately। और ये बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर, यानी कि बहुत कम समय के अंदर आप ये पैसा रेज कर सकते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड
किया जाता है। फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी एंड लीगल प्रॉब्लम्स पढ़ चुके। नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं है, ये मैक्सिमम 3 महीने 6 महीने या 1-2 महीने से ज्यादा के लिए अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहते। ये क्या होते हैं, रिस्की होते हैं, बिकॉज दीज आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, है ना। मान के चलो अगर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को लोन दिया, तो वाई लिमिटेड को कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी, कोई भी अपना असेट मॉर्गेज नहीं करना, कोई भी अपना असेट मॉर्गेज यहाँ पर उसे नहीं करना, यहाँ पर कोई भी उसे अपना असेट मॉर्गेज नहीं करना, यानी कि कोई भी चीज उसे गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। दीज डिपॉजिट्स आर प्योरली अनसिक्योर्ड, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द बैंक, हाँ इस पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बैंक से ज्यादा होता है। तो आपने देखा बैंक जो है मैक्सिमम 11-12% पर लोन दे देती है, या तो 3 महीने का लोन भी 12% पर है, 6 महीने के लिए लोगे 15% पर। अगर आप अनसर्टेन पीरियड के लिए ले रहे हो, 1 साल से कम है बट पीरियड इज अनसर्टेन, कि एक दिन पहले बताएगा, इतने ज्यादा रिस्की केस में 10% रहता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिबेंचर एंड इट इज प्योरली अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसको बहुत ढंग से समझना। डिबेंचर्स को बोरोइंग्स के कैटेगरी में क्यों रखा गया, इसको देखते हैं। वैसे डिबेंचर्स ना एक शेयर की तरह ही होते हैं, जैसे शेयर कैपिटल, कंपनी की कैपिटल को डिवाइड करा जाता है इन द स्मॉलर यूनिट्स और उसमें एक यूनिट को हम लोग शेयर बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग रिक्वायरमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है और एक छोटे से यूनिट को हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को आज के टाइम पर 10 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को आज के टाइम पर 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो सपोज करो कंपनी क्या करेगी, इस 10 करोड़ की जो बोरिंग रिक्वायरमेंट है, इस 10 करोड़ रुपए को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, जैसे शेयर्स को करा जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें से एक यूनिट को बोला जाएगा क्या, डिबेंचर्स। जब भी इस 10 करोड़ को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा, जैसे मैंने यहां पर बोला कि 10 करोड़ को आप 10 लाख यूनिट्स में डिवाइड कर दो, तो दिस इज अ मनी अमाउंट है, इतना लोन चाहिए, और ये क्या यूनिट्स है, यानी कि आपने 10 करोड़ रुपए को 10 लाख डिबेंचर्स में डिवाइड कर दिया, तो इससे एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी निकल कर आई, एक डिबेंचर की जो वैल्यू निकल कर आई वो आपकी 100 रुपीज निकल कर आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। तो कंपनी ने 100 रुपए के डिबेंचर जो है 10 लाख डिबेंचर मार्केट में इशू करे कि इनको आप सब्सक्राइब करो। अब सपोज करो एक कंपनी के मार्केट के अंदर 10 लाख डिबेंचर आए, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए, मैंने क्या करा, उस कंपनी के 50 डिबेंचर खरीद लिए। तो व्हाट डू मीन बाय 50 डिबेंचर, सर 50 डिबेंचर अगर मैं खरीदूंगा उस कंपनी के, तो 50 मल्टीप्लाई बाई मुझे एक डिबेंचर पर 100 रुपए देना पड़ेगा, यानी कि मैंने 5,000 रुपए जो है मैंने उस कंपनी को उधार दिया। अगर मैं इस कंपनी के 1 लाख डिबेंचर खरीदता हूं, ठीक है, और एक डिबेंचर पे मैं 50 रुपए दिए, तो मैंने कंपनी को क्या बोलते हैं, 1 लाख डिबेंचर खरीदा, और एक डिबेंचर पे 100 रुपए दिए, बेसिकली 100 रुपए का डिबेंचर था। तो इस केस में मेरे पास जो निकल कर आएगा दैट इज 1 करोड़, मैंने कंपनी को 1 करोड़ रुपए का उधार दिया है। तो ऐसे ही जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, बट वहां पर क्योंकि कैपिटल के टुकड़े करेंगे तो इट इज ओनर्स फंड बोला गया, यहाँ पर लोन के टुकड़े करेगा, तो इस वजह से इसको बोरोइंग की कैटेगरी में रखा गया। जनरली इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो 100 रुपीज ही होती है, तो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर को हम लोग डिबेंचर स्टॉक बोल सकते हैं, बॉन्ड बोल सकते हैं, या कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं जहां पर कंपनी एविडेंस करता है एक डेट का। जैसे सपोज करो अगर मैंने कंपनी के 50 डिबेंचर भी खरीदे, तो कंपनी मेरे को एक सर्टिफिकेट देगा कि मैंने कंपनी के अंदर 50 डिबेंचर खरीदे हैं, यानी कि मैंने कंपनी को 5,000 रुपए का लोन दिया है। ये उस सर्टिफिकेट के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन होगा, क्लियरली मेंशन होगा कि मैंने कंपनी को 5 लाख रुपए का उधार दिया है, डेट दिया है।
तो यानी कि जो ये डिबेंचर होगा, जो पेपर होगा, वो बताएगा कि वो एविडेंस देगा कि मैंने कंपनी को उधार दिया है। ठीक है। अब ये जो उधार हो सकता है, इस केस में ये सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। यानी कि कंपनी इस उधार के बेसिस पर, कंपनी इस उधार के बेसिस पर कोई असेट गिरवी रख भी सकती है और कंपनी इस उधार के बेसिस पर कोई असेट गिरवी नहीं भी रख सकती है। तो जिन कंपनीज की मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, फॉर एग्जांपल अंबानी जी हो गए, इनकी रिलायंस हो गई, टाटा हो गए, अगर ये कभी डिबेंचर मार्केट में इशू करने आए तो पब्लिक इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करके अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी बहुत प्यार से खरीद लेगी। बट जिन कंपनीज की रेपुटेशन थोड़ी सी मार्केट के अंदर खराब होती है, वो कंपनी जनरली, या फिर जो नई कंपनीज होती हैं, वो जनरली सिक्योर डिबेंचर मार्केट में इशू करती हैं। तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है या एक सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी इशू करती है अंडर इट सील, यानी कि कंपनी हमें सिग्नेचर भी देती है, कंफर्म करती है कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफिकेट हमें इशू कर रहे हैं। इसमें वो एक्नॉलेज करती है, यानी कि कंफर्म करती है कि हाँ ये डिबेंचर जिसके पास भी होगा उस इंसान ने हम लोगों को लोन दिया है। तो अगर मैंने कंपनी के 50 डिबेंचर खरीदे तो कंपनी अपने साइन करके मेरे को डिबेंचर सर्टिफिकेट देगी, जो कि एविडेंस देगा, प्रूफ देगा, एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ मैंने कंपनी को पैसे उधार दिए हैं। होल्डर ऑफ द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर। और मेरे पास क्योंकि डिबेंचर का सर्टिफिकेट होगा तो आई विल बी कॉल्ड एज अ डिबेंचर होल्डर, कि मैंने कंपनी के डिबेंचर होल्ड कर रखे हैं, मैंने कंपनी को उधार पे पैसा दे रखा है। फीचर्स क्या होते हैं? इट इज द बोरोड फंड्स, क्योंकि डिबेंचर आर द पार्ट ऑफ द बोरोड फंड कैपिटल। मैंने बताया था ना, शेयर्स क्या होते हैं? शेयर कैपिटल का पार्ट होते हैं, ओनर्स फंड का पार्ट होते हैं। तो इस वजह से शेयर को क्या बोला गया? ओनर्स फंड की कैटेगरी में रखा गया। डिबेंचर जो होते हैं वो लोन का पार्ट होते हैं, बोरोड फंड का पार्ट होते हैं। तो इस वजह से उनको क्या बोलते हैं? बोरोइंग्स के अंदर रखा गया। ऐसा डिबेंचर होल्डर आर कंसीडर एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और डिबेंचर होल्डर को कंपनी का क्रेडिटर्स माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी को उधार दिया है। तो कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि उन्हें उस डिबेंचर का पैसा फ्यूचर में वापस करना है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता। आप क्लास 12th में जाओगे तो आप डिबेंचर्स का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे ऐसे लिखा होगा 12% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100, यानी कि एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है और उस डिबेंचर पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और प्री डिसाइडेड भी रहता है। बात ही समझ में, फिक्स होता है और प्री डिसाइडेड भी रहता है, प्रेफरेंस शेयर की तरह। जैसे प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड जो होगा वो फिक्स होगा, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होगा और प्री डिसाइडेड होगा। ऐसे ही डिबेंचर केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिसाइडेड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है और फिक्स रहेगा। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड एट अ फिक्स रेट, है ना, रेट फिक्स होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। और एक जैसे मान के चलो इशू करने से पहले जो एजीएम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें डिसाइड करा जाएगा। एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो गया, इशू करने से पहले डिसाइड हो गया, वो हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा फ्यूचर में। कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और कंपनी को उस डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होगी उस पर कंपलसरी पेमेंट करना है। अगर कंपनी को लॉस है तब भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं है तब भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट सफिशिएंट है तब तो पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। बट ऐसा हमने प्रेफरेंस के केस में नहीं देखा था। प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या था कि कंपनी के पास प्रॉफिट है तो कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड देगी फिक्स रेट पे। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करेगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने उधार लिया है सर, उधारी चुकानी पड़ेगी, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे आपके पास पैसा ना हो, और इंटरेस्ट भी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। तो अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तब भी इंटरेस्ट पे करा जाएगा, प्रॉफिट सफिशिएंट है तब तो करा ही जाएगा। बात ही समझ में, और लॉसेज हैं तब भी इंटरेस्ट का पेमेंट करा जाएगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करा जाएगा। तो कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन रहती है। फोर्थ है सिक्योरिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर्स, ज्यादातर टाइम डिबेंचर्स जो होते हैं वो इशू करे जाते हैं किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, यानी कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम कंपनी जो है कुछ ना कुछ असेट गिरवी करती रखती है डिबेंचर्स सब्सक्राइब करवाने के लिए। क्योंकि देखो डिबेंचर बेसिकली आर द लोन, और बहुत ही लार्ज स्केल पे डिबेंचर इशू करे जाते हैं। तो पब्लिक को ट्रस्ट कैसे आएगा? भाई मैं किसी कंपनी को उधार दे रहा हूं, मुझे ट्रस्ट कैसे आएगा? कल कोई कंपनी पैसा लेके चली गई तो? भाई शेयर के केस में मेरे को पहले से पता है कि मैं इस कंपनी का ओनर बनने जा रहा हूँ, कंपनी नहीं चली तो मेरा पैसा डूब जाएगा, तो वहां पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट यहाँ पर तो कंपनी क्लेम कर रही है कि हम तुम्हारा पैसा फ्यूचर में वापस करेंगे, तो कंपनी ने मान के चलो फ्यूचर में पैसा वापस करा नहीं तो मैं तो नहीं खरीदा, रिस्की है। तो इस रिस्क को बचाने के लिए, यानी कि पब्लिक को ट्रस्ट हो कंपनी के ऊपर, तो कंपनी ज्यादातर टाइम डिबेंचर्स जो है वो
असेट को गिरवी रखकर इशू करती हैं, यानी कि कल को कंपनी मेरे को डिबेंचर का पैसा नहीं पे कर पाई तो हमारे डिबेंचर होल्डर के पास राइट होगा कि हम कंपनी का वो असेट बेचकर जो भी पैसा आएगा उसको प्रोपोर्शनेटली आपस में डिवाइड कर सकते हैं। रिडीमेबल, ये क्या होता है? रिडीमेबल होते हैं, ऑलवेज रिडीमेबल होते हैं। तो जब भी एक मैच्योरिटी का टाइम आएगा, एक्सपायरी का टाइम आएगा, टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, मान के चलो 10 साल के लिए इशू करे गए, 10 ईयर्स के लिए इशू करे गए, तो 10 साल बाद जब भी रिपेमेंट का टाइम आएगा तो कंपनी को रिपेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी मना नहीं कर सकती, कंपनी को वो रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिडीमेबल होते हैं, यानी कि आज आप डिबेंचर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब भी 10 साल पूरे हो जाएंगे आपको डिबेंचर्स का पैसा पूरा मिलेगा। डिबेंचर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास ही वोटिंग राइट होता है। ये मैनेजरियल या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। यहां पर डिबेंचर के केस में ट्रस्टी को क्या करा जाता है? ट्रस्टी को अपॉइंट करा जाता है। सर ट्रस्टी क्या? मेजरली बैंक्स होती हैं। मान के चलो एक्स लिमिटेड जो है 10 करोड़ रुपए के डिबेंचर मार्केट में इशू कर रही है और इसके बदले में एक्स ने जो है 15 करोड़ रुपए के असेट को गिरवी रखा। तो 10 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स के लिए, 10 करोड़ रुपीस के डिबेंचर के लिए कंपनी ने अपने 15 करोड़ रुपए के असेट को गिरवी रखा। डिबेंचर होल्डर तो एक नहीं होगा, डिबेंचर होल्डर तो बहुत सारे होंगे, तो सबको थोड़ा अलग अलग जो है वो असेट गिरवी करेगा। ऐसे तो कंपनी कभी भी डिबेंचर इशू नहीं कर पाएगी। तो कंपनी बेसिकली क्या करती है? ट्रस्टी इशू करती है, एक ट्रस्टी इशू करती है। वो जनरली बैंक होता है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक को ऐसे ट्रस्टी इशू करा गया तो ये जो असेट गिरवी रखा जाएगा वो एचडीएफसी बैंक के पास गिरवी रखा जाएगा। और इन फ्यूचर में जब भी कंपनी पैसा अगर इन केस पेमेंट नहीं कर पाती है तो एचडीएफसी बैंक एक्शन में आएगी और एचडीएफसी बैंक इस असेट को बेचकर जो भी पैसा आएगा वो डिबेंचर होल्डर को एक एक करके वापस कर देगी। तो इस तरीके से डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड रहते हैं। तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर आर सोल्ड टू द जनरल पब्लिक देन यूजुअली अ ट्रस्टी इज अपॉइंटेड। एक ट्रस्टी अपॉइंट करा जाता है कि भाई कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई हमने असेट गिरवी रख दी है, अरे किसके पास रखे हैं? इतने सारी जनता के पास थोड़ा ना तुम रख सकते। तो एक थर्ड पर्सन के पास रखती है जो ही ट्रस्टी काम करता है, जिसके ऊपर सबको भरोसा होता है। तो बैंक्स एक अच्छा ट्रस्टी होता है इकोनॉमी के अंदर। ट्रस्टी कैन बी अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ट्रस्टी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर दैट द बोरोइंग फर्म फुलफिल्स इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो ये ध्यान भी रखती है कि भाई बैंक जो है टाइमली रिपेमेंट कर रही है या नहीं कर रही, बैंक टाइमली इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है या नहीं कर रही, कि कल को बैंक पेमेंट नहीं कर पाए तो ये एक्शन में आएंगे और असेट बेचकर डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कर देंगे। तो इस तरीके से दे आर द सिक्योर्ड बोरोइंग्स। आई होप आपको डिबेंचर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आइडेंटिफाई, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में सोर्स ऑफ फाइनेंस आप हाईलाइट करो। सब बच्चे इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वीडियो पॉज करो और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो और उसके बाद चेक करो कि आपका आंसर ठीक है या फिर नहीं है। आ जाओ। इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है बोरोइंग्स नहीं हो सकती, बोरोड फंड नहीं हो सकते, ओनर्स फंड ही रहेंगे। विच इज केप्ट एज रिजर्व फॉर द यूज इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व की तरह रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। तो शेयर्स की डेफिनेशन नहीं है ये, आपकी क्या बोलते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन, ना इक्विटी शेयर की डेफिनेशन। फ्यूचर के लिए जो पैसा हम लोग रखते हैं वो हम रिटेन अर्निंग रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रिटेन अर्निंग्स होगा। रिटेन अर्निंग्स आर द पार्ट ऑफ, रिटेन अर्निंग क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। रिटेन अर्निंग्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है और उसको फ्यूचर के लिए रखा जाता है। दिस सोर्स, क्या हो रहा है? अपने आप को भाग रहा आगे। दिस सोर्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड द डिबेंचर। ये हाइब्रिड, हमने पढ़ा था ना हाइब्रिड, इसमें इक्विटी शेयर का भी होता है कि ओनरशिप भी होती है और साथ के साथ डिबेंचर्स की तरह रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स भी होता है। सर प्रेफरेंस शेयर, क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड है यहां पर, इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। अगेन चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग पता है आपको? रिटेन अर्निंग सबसे सस्ता पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर ना ही कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता, ना ही किसी तरीके का कोई इन्विटेशन के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता,
ना ही कोई अंडरराइटर्स कमीशन चाहिए, कंपनी का खुद का पैसा है, वो उसे यूज कर सकता है, सबसे सस्ता पड़ता है। इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल सर मुझे तो यहीं से पता लग गया, इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर ही परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। इट एंड इज नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी, जब तक कंपनी को वाइंड अप नहीं करा जाएगा, तब तक ये पैसा वापस कंपनी नहीं करती है ना। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विटी शेयर्स। मुझे वहीं पे पता लग गया, लाइफ टाइम के लिए इक्विटी शेयर्स ही क्या करा जाता है, इशू करे जाते हैं। अनसिक्योर्ड फंड्स रेज फ्रॉम द पब्लिक। अनसिक्योर्ड फंड्स पब्लिक से रेज करा जा रहा है। देखो पब्लिक से रेज जो होते हैं अनसिक्योर्ड फंड्स, या तो वो आपके पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं या फिर आपके डिबेंचर्स होते हैं, बट डिबेंचर्स कैन बी अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड एज वेल। जनरली सिक्योर्ड होते हैं बट अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा झुकाव जो है वो पब्लिक डिपॉजिट की तरफ ज्यादा है। बाकी आगे पढ़ते हैं। बाय प्लेसिंग एन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। मैंने आपको बोला था कि पब्लिक डिपॉजिट में न्यूज़पेपर वाला पॉइंट एक कीवर्ड है, वो आपकी हेल्प करेगा आपको रिकॉग्नाइज करवाने में। तो वो पब्लिक डिपॉजिट क्या बोलते हैं, आपके अनसिक्योर्ड भी होते हैं। और इन्विटेशंस के लिए न्यूज़पेपर में क्या निकाला जाता है, एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है। तो दीज आर द पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या है ये पब्लिक डिपॉजिट्स है। दीज आर द पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है फंड्स अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। देखो अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं और सिक्योर्ड भी हो सकते हैं। रेज फ्रॉम द पब्लिक फॉर 10 ईयर्स। लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक से रेज कर रहे हैं, डेफिनेटली डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपके सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड बोला था, यहाँ पर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों बोला था, तो डिबेंचर्स की तरफ गया। पब्लिक से लोन लेते हैं हम सिर्फ दो केसेस में, पब्लिक डिपॉजिट और क्या बोलते हैं आपके डिबेंचर्स। बट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स होता है। और 10 ईयर्स मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बोला गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर और कंफर्म हो गया कि डिबेंचर्स आएगा। यहाँ पर और कंफर्म हो गया कि बच्चों डिबेंचर्स आएगा। बात ही समझ में। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के ऊपर। एक बार देखो, हमें बताना है कि कौन सा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है और कौन सा पॉइंट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट नहीं है। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के अंदर टोटल 3 केसेस थे, जहां पर एक केसेस में एक कंपनी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करती है, जनरली डिबेंचर्स, बेसिकली लोन डिबेंचर खरीद के लोन प्रोवाइड करवाती है। दूसरे केस में एक कंपनी डायरेक्टली दूसरी कंपनी को लोन दे सकती है। और तीसरे केस में एक कंपनी किसी थर्ड पार्टी को गारंटी दे सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ द अनदर कंपनी कि तू थर्ड पार्टी इसको लोन दे दे। बात है समझ में। तो ये आ जाओ। अ कंपनी इज गिविंग गारंटी। कंपनी गारंटी दे रही है बैंक को, हु इज प्रोवाइडिंग लोन टू इट। एक कंपनी गारंटी दे रही है बैंक को कि भाई बैंक को गारंटी दी जा रही है, उस बैंक को जो कि उसी कंपनी को लोन प्रोवाइड करवा रहा है। इट का मतलब इसी कंपनी को। तो एक कंपनी किसी बैंक को लोन दे रही, गारंटी दे रही है कि तू मेरे को ही लोन प्रोवाइड करवा दे। ये तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का पार्ट है नहीं, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी सेकंड कंपनी गिवन ही नहीं है। तो दिस इज नॉट द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ठीक है। अ कंपनी इज गिविंग गारंटी टू द कंपनी। गारंटी टू द कंपनी, यही गलत हो गया बेटा, यही गलत है। इसमें कंपनी जो है किसी थर्ड पार्टी को गारंटी देती है, जनरली थर्ड पार्टी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अ कंपनी इज गिविंग गारंटी टू द बैंक। एक कंपनी गारंटी दे रही है बैंक को, बिल्कुल ठीक है, यहां तक ठीक है। हु इज प्रोवाइडिंग लोन टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो बता एक बार बताओ, सब्सिडरी कंपनी तो एक अलग कंपनी मानी जाएगी ना, अनदर कंपनी मानी जाएगी ना। तो एक कंपनी बैंक को गारंटी दे रही है, यानी कि थर्ड पर्सन को गारंटी दे रही है कि तू इस वाली कंपनी को यानी किसी दूसरी कंपनी को लोन प्रोवाइड करवा दे। तो बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। बात ही समझ में क्लियर है नहीं क्लियर। तो यहां पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है अलोंग विद द क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस सेशन को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने व्यूज देकर जाइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और इनके आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर ऐसी अगले अमेजिंग लेक्चर में।